हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी पेपर। देखिए, हम कर रहे हैं जेडीए जेएलओ एग्जाम की तैयारी। ठीक है, मैंने पूरा आपको जेडीए जेएलओ एग्जाम है उसका जो भी सिलेबस था, लोकल लॉस पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब जो भी स्टूडेंट ठीक है इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको बता देती हूँ। आज हम करने वाले हैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 को, जो टॉप 20 मोस्ट सेक्शंस है। ठीक है, और जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस आज हम कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखना। इस लेक्चर के बाद ठीक है, जो भी मैंने पूरी सीरीज बना रखी है आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्योंकि पूरा अपना अच्छे से सिलेबस कर लिया है, तो अब अपने हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आप अपने पास अपना बेयर एक्ट रखना, ठीक है, और जितना मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको उसके कीवर्ड्स को लिखते हुए जाना है। देखिए, सबसे पहले जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 3, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, क्या बात कर रहा है ये, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेडीए, कि जेडीए को जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसमें कौन कौन होंगे, ये सेक्शन 3 की बात, सेक्शन 3 में इस बारे में बात की गई है। ठीक है, अब आप देखिए कहेंगे मैम सेक्शन 1 सेक्शन 2 तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी करा ही दिया है, पूरी सीरीज पढ़ी है, जाके पूरे लेक्चर्स देखिए। अब तो हम कर रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ठीक है, जहां से एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं बात करूं सेक्शन 3 की, सेक्शन 3 क्या कर रहा है, जेडीए को इस्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है, जेडीए को क्या कर रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है। तो अब इसके वन लाइनर्स की तरह हम पढ़ते हुए जाएंगे बहुत ही जल्दी। अपने हम ये इंपॉर्टेंट जो है 20 इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, जेडीए इज, अगर इन केस जेडीए से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको अब क्या याद रखना है, जेडीए इज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो जेडीए की स्थापना कैसे हो रही है, राज्य सरकार जो है अधिसूचना द्वारा करती है, याद रखना। फिर जेडीए क्या है, जेडीए एक बॉडी कॉर्पोरेट है, आपको ये याद रखना है। एमसीक्यू बन सकता है ना कि जेडीए क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक बॉडी कॉर्पोरेट, याद रखना। जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। फिर क्या है, जेडीए हैज अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो जेडीए को क्या है, जेडीए को परपेचुअल सक्सेशन एवं कॉमन सील प्राप्त है। ये सारा जो है मैंने क्या कहते हैं पूरा समझाया है लेक्चर सीरीज में। अगर समझना है तो जाके पूरी लेक्चर सीरीज समझ लो आप लोग लेक्चर सीरीज में जाके। अभी हम जल्दी जल्दी से अपना क्या कर रहे हैं, इसको पूरे एक्ट को एक साथ रिवाइज कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, फिर क्या है, जेडीए कैन एक्वायर होल्ड एंड पजेस प्रॉपर्टी। तो जेडीए क्या कर सकती है, संपत्ति को अर्जित भी कर सकती है, धारण भी कर सकती है और निपटान कर सकती है। तो ये जो 4 चीजें इसको बहुत अच्छे से याद रखना। क्या, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से एस्टैब्लिश कर रही है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इस पर परपेचुअल सक्सेशन होता है, इसकी खुद की अपनी कॉमन सील होती है, ये प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकती है, होल्ड भी कर सकती है, डिस्पोज भी कर सकती है जेडीए। ठीक है, फिर जेडीए कैन सू और एंड बी स्यूड। और जेडीए क्या है, किसी पर मुकदमा कर भी सकती है और जेडीए के ऊपर भी आप मुकदमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो उस पर भी मुकदमा किया जा सकता है। फिर है जेडीए इज ट्रीटेड एज लोकल अथॉरिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जेडीए को क्या ट्रीट किया गया है, जेडीए को एक लोकल अथॉरिटी माना गया है। फिर आ जाइए सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 बात करता है कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी जो है हमारी, ये याद रखना, अथॉरिटी मतलब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, वो किससे मिलकर बनी है, मतलब उसके अंदर कौन कौन मेंबर हैं। तो देखिए क्या बोला गया, जो चेयरमैन होगा जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, जो चेयरमैन बनेंगे वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो जेडीए के चेयरमैन कौन होने चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, वाइस चेयरमैन को होते हैं, तो वाइस चेयरमैन होते हैं इज स्टेट मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो वाइस चेयरमैन कौन हो गए, अर्बन डेवलपमेंट स्टेट मिनिस्टर। ये तो कौन हो गए, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर पूरे उसके। ठीक है, और ये कौन हो गए, स्टेट के मिनिस्टर, तो वो वाइस चेयरमैन बन जाएंगे। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट वर्ड याद रखना। ठीक है, जो उसके नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे उनको क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, नॉमिनेट करेगी। ये आप मुझे बिल्कुल, ये मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कितने कम से कम कितने मेंबर्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है, मतलब नॉट मोर देन दैट। ठीक है, वो कितने मेंबर है, कि उससे ज्यादा तो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट नहीं करेगी नॉन ऑफिशियल मेंबर। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना ही देना है। फिर ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं, इनका कितने वर्ष का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 2 साल का। तो ये जो टर्म है नॉन ऑफिशियल मेंबर का, वो 2 साल का रहता है। वाइस चेयरमैन एक्ट्स इन अब्सेंस ऑफ चेयरमैन, और ये बात यहीं पर बता दी गई कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी वाले केस में, कि जो चेयरमैन की अनुपस्थिति में वाइस चेयरमैन क्या है, कार्य करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इसके सेक्शन
फिफ्थ में, जो सेक्शन फिफ्थ किस बारे में बात करता है, मीटिंग ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, अब कैसे इसकी मीटिंग चलेगी जेडीए की, तो अथॉरिटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ। तो प्राधिकरण की बैठक कम से कम कितनी होगी, प्रत्येक माह में, प्रत्येक 6 माह में एक बार होगी। ठीक है, प्रत्येक 6 माह में एक बार होगी। प्लेस और जो टाइम होगा मीटिंग का वो कौन डिसाइड करेगा, तो बैठक का स्थान और समय चेयरमैन निर्धारित करेंगे। ठीक है, ये चेयरमैन कौन है जल्दी बताओ, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। ठीक है, कौन इनको अपॉइंट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ मीटिंग्स एंड कोरम आर प्रिस्क्राइब बाय रेगुलेशंस। ठीक है, तो जो बैठक की प्रक्रिया है, ठीक है, कोई तो उसमें प्रोसीजर फॉलो होगा। तो जब ये बैठक चल रही है, जो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, ठीक है, कोरम कि कितने भाई मेंबर हो नहीं हो, ये सब रेगुलेशन द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, एक सब कैसे निर्धारित हो रहा है, रेगुलेशन द्वारा। क्वेश्चन बनेगा, रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट, रेगुलेशन, ये नन ऑफ द अबव। आपको याद रखना है, जो मीटिंग का प्रोसीजर है, कोरम है, वो रेगुलेशन द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और प्लेस और टाइम जेडीए का कौन डिसाइड करता है, तो चेयरमैन करता है। चेयरमैन प्रिसाइड ओवर मीटिंग। अब जो बैठक हो रही है उसकी अध्यक्षता भी तो कौन करेंगे, तो जेडीए के सबसे बड़ी पावर कौन है, चेयरमैन साहब, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगर चेयरमैन साहब नहीं है तो क्या होगा, वाइस चेयरमैन प्रिसाइड करेंगे। तो चेयरमैन की अनुपस्थिति में कौन है, वाइस चेयरमैन अध्यक्षता करते हैं। ऐसा केस है दोनों ही नहीं है, इफ बोथ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन आर एब्सेंट, दोनों ही नहीं है, तो क्या होंगे, जो मेंबर प्रेजेंट हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है ना बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। देखो अभी मैंने आपको इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इस सेक्शन में सिर्फ इतना ही है, क्वेश्चन कहां से बन सकता है, मैं सिर्फ आपको उतना पढ़ा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप कंपोजिशन की बात अगर आप देखेंगे तो उसमें 7 जैसे नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, तो अप्रोक्स 12 होते हैं जो ऑफिशियल मेंबर होते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ अभी 2 बताए हैं। क्यों, क्योंकि जो अगर हम पूरा समझने बैठ गए तो फिर तो लेक्चर सीरीज ऑलरेडी आपकी, अभी हम कर रहे हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें। तो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, आप ये मत सोचना सिर्फ इतना ही है उस सेक्शन में, नहीं। ठीक है, तो चेयरमैन और अगर वाइस चेयरमैन दोनों ही उपस्थित नहीं है, उस सिचुएशन में क्या होगा, तो सदस्य क्या करेंगे, अपने में से ही किसी एक सदस्य को क्या करेंगे, अध्यक्ष चुनेंगे। अब देखिए ये एमसीक्यू के ट्रैप्स है जहां पर आप फंस सकते हैं, ध्यान से सुनना। मिनिमम मीटिंग कितनी पड़ी हमने जेडीए की, तो वंस इन 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने में एक बार तो आप मीटिंग करेंगे ही करेंगे जेडीए। मीटिंग और प्लेस कौन डिसाइड कर रहा है, तो चेयरमैन कर रहे हैं। प्रोसीजर और कॉरम कैसे डिसाइड हो रहा है, रेगुलेशन के थ्रू हो रहा है। पहला प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होता है, वो नहीं है तो दूसरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारे वाइस चेयरमैन साहब होते हैं। दोनों ही एब्सेंट हो गए तो इलेक्टेड मेंबर जो है अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो क्या आप इस सेक्शन में याद रखेंगे, देखो मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये सेक्शन 7 सेक्शन हमारा कौन सा, 5th। इस सेक्शन 5th के अंदर ये चीजें कैसे आप अपने बेयर एक्ट के अंदर, ठीक है, इंडेक्स में लिख दो। कैसे, आप क्या करेंगे, वंस इन 6 मंथ। ठीक है, तो सेक्शन 5 में क्या बात हुई है, 6 महीने। सेक्शन 5 में 6 महीने में एक बार मीटिंग, ऐसे आप याद रखो। ठीक है, वंस इन 6 मंथ। और क्या बात हुई है, चेयरमैन डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, चेयरमैन डिसाइड कर रहे हैं। और क्या है, चेयरमैन डिसाइड करे टाइम और प्लेस। और हमने एक चीज पढ़ी थी, जो प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर रेगुलेशन द्वारा निर्धारित होगा। ठीक है, ये एमसीक्यू ऐसे ही बनेंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो भगवान करे इसी में से 2-3 क्वेश्चन आपके बढ़िया बन जाए। अब आइए सेक्शन 8। सेक्शन 8 किस बारे में बात करता है, जेडीसी के बारे में बात करता है, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, तो अब देखिए जेडीसी को कौन अपॉइंट कर रहे हैं, तो जेडीसी को अपॉइंट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट। जेडीसी कौन होते हैं, तो जेडीसी इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। ठीक है, ऑफ जेडीए। जेडीसी जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये भी मेंबर इंक्लूड है। फिर जो जेडीसी होती है वो क्या कंट्रोल करते हैं, तो जेडीसी साहब कंट्रोल करते हैं ऑल ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज। ठीक है, जेडीसी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नियंत्रित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जेडीसी कैन अप्रूव टेंडर्स अप टू ₹1 करोड़। तो जेडीसी जो है 1 करोड़ तक के टेंडर को खुद ही अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जेडीसी। लेकिन अगर टेंडर 1 करोड़ से अबव है तो आप उनको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास ये मामला भेजना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सेक्शन 7 में आपको बता देती हूँ, सेक्शन 7 एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करता है, जो क्या करती है, जो जेडीए की हेल्प करती है, जेडीए को असिस्ट करती है। जेडीए सारा काम खुद थोड़ी ना कर सकती, कुछ ऑफिसर्स चाहिए जो मीटिंग्स वगैरह ये सब चीजों के बारे में, मतलब जो चीजें उनको बेसिकली हेल्प करें, तो वो एग्जीक्यूटिव कमेटी है। उसी एग्जीक्यूटिव में जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं। उसी जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर की बात इस हमने सेक्शन 8 में की है।
ठीक है, तो ये जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर बहुत बड़ी पावर है। 1,000 रुपए तक के 1 करोड़ तक के टेंडर को खुद ही अप्रूव कर रहे हैं। अगर 1 करोड़ से ज्यादा का टेंडर है तो फिर भेज रहे हैं वो किसके पास, एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास। सेक्रेटरी क्या करेंगे, तो रिकॉर्ड करेंगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ठीक है, तो जो सेक्रेटरी होंगे वो बैठकों की कार्यवाही को दर्ज करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 13 पर। ठीक है, सेक्शन 13 किस बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 13 बात कर रहा है हमारा जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड। तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड को। जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड का गठन कौन करती है, राज्य सरकार करती है। इस बोर्ड का क्या काम होता है, जेटीसीबी जो बोर्ड है उसका क्या काम होता है, वो किसके अंडर काम करती है, तो वो जेडीए के अंडर ही काम करती है। ठीक है, तो बोर्ड जेडीए के अधीन ही कार्य कर रहा है। तो सबसे उच्च मतलब ऊपर अथॉरिटी कौन सी हमारी, जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनको कौन असिस्ट कर रहे थे सेक्शन 7 में, जल्दी बताइए कौन असिस्ट कर रहे थे उनको सेक्शन 7 में, हमने पढ़ा है एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी में हमने किसकी बात करी थी, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर की। वो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर किस में बात कर रहे हैं हम, सेक्शन 8 में बात कर रहे हैं। फिर एक और अथॉरिटी, एक और हमने बोर्ड के बारे में पढ़ लिया, कौन सा बोर्ड है, जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड। इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करे, स्टेट गवर्नमेंट करे। किसके अधीन रख के काम करती है, तो जेडीए के अधीन रख के काम करती है। ठीक है, जो चेयरमैन होगा इस बोर्ड का वो कौन होंगे, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर। देख लो, बोर्ड का चेयरमैन जेडीसी है, जेडीसी की पावर देख लो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हमने अभी बताया है। अब क्या बता रहे हैं, ये चेयरमैन भी है जेडीसी। ठीक है, जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के ये जितनी भी चीजें है ना, ये आपकी ड्यूटी है, इट्स योर होमवर्क की जेडीसी है वो कहाँ कब चेयरमैन है, कब वो एक ऑफिसर थे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको, कब वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, ये सारी आपको एक जगह रिकॉर्ड करनी है। किस सेक्शन में बात की गई है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। फिर बोर्ड प्रिपेयर करेगा ट्रैफिक कंट्रोल मास्टर प्लान। ठीक है, अभी बोर्ड का काम क्या है, तो ये जो बोर्ड है ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड जयपुर का, वो एक मास्टर प्लान तैयार करेगा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, बोर्ड क्या रेगुलेट करेगा, वन वे ट्रैफिक, पार्किंग, ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, तो बोर्ड वन वे ट्रैफिक, पार्किंग एवं ट्रैफिक कंट्रोल निर्धारित करेगा, ये बोर्ड का काम है। फिर बोर्ड ग्रांट्स परमिशन फॉर रोड कटिंग, बोर्ड जो है रोड कटिंग की अनुमति दे सकता है। ये जो पॉइंट है इसको याद रखना। फिर आ जाइए हमारे सेक्शन 14 पे। अब अदर फंक्शनल बोर्ड की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर काम कर रही थी जेडीए, जेडीए के साथ साथ हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमने एक बोर्ड पढ़ा क्या, जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड। उसके अलावा और भी कोई फंक्शनल बोर्ड हो सकते हैं, एक रेज्यूडरी हम इसको सेक्शन कह सकते हैं। ये हमारा सेक्शन 14 है। ठीक है, सेक्शन 14 में क्या है, अदर फंक्शनल बोर्ड। ठीक है, तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन किस बारे में बात करता है, फंक्शनल बोर्ड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर फंक्शनल बोर्ड का गठन कौन है, राज्य सरकार करती है, अगर जरूरत है तो। ठीक है, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन एडवाइस ऑफ अथॉरिटी। अब जेडीए की इसका गठन क्या है, अथॉरिटी की सलाह पर। अगर अथॉरिटी कह रही है कि हमें और भी फंक्शनल बोर्ड बनाने चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर देगी, लेकिन किसकी एडवाइस पर, अथॉरिटी की एडवाइस पर। ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम जो है 5 मेंबर होते हैं बिसाइड चेयरमैन, चेयरमैन को छोड़ के। तो चेयरमैन के अतिरिक्त अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सेक्शन जो 14 है उसके अंदर आप लिखो, क्या लिखेंगे, मिनिमम मैक्सिमम 5 प्लस 1 चेयरमैन। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखना। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, 14 को आप कैसे याद कर सकते हैं, 1 + 4। ठीक है, तो आप ऐसे करना 1 + 5 कर देना, 14 के अंदर 1 + 5 है, इस तरीके से याद रखना। ठीक है, उसके बाद एटलीस्ट 2 मेंबर मस्ट बी एक्सपर्ट। अब इन 5 में से कम 2 तो एक्सपर्ट होने चाहिए। ठीक है, जिस फील्ड के लिए आप ये फंक्शनल बोर्ड बना रहे हो उसी फील्ड के कम से कम 2 आप एक्सपर्ट लेकर आइए। ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट में रिकॉन्स्टिट्यूट बोर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। राज्य सरकार क्या कर सकती है, लोक हित में बोर्ड को पुनर्गठन कर सकते हैं। जैसे कि अगर पहले कोई बोर्ड को स्टैब्लिश किया था, उसको डिसॉल्व कर दिया गया है, इनकेस ढंग से काम नहीं करिए, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो फिर अब लग रहा है नहीं पब्लिक इंटरेस्ट में तो जरूरी है, तो दोबारा से इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, तो फिर दोबारा से भी स्टेट गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकती है इस फंक्शनल बोर्ड को। इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, इसका मतलब कि ये जो फंक्शनल बोर्ड होते हैं अगर चाहे तो इसको हटाया भी जा सकता है। अब है फंक्शन ऑफ अथॉरिटी। फंक्शन ऑफ अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी, जेडीए। ठीक है, जेडीए को हमने कहां पे स्टैब्लिश किया था, सेक्शन 3 में हमने जेडीए को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, और सेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ा था, जेडीए के अंदर कौन कौन से मेंबर होंगे, यही हमने पढ़ा था ना, 3 और 4। अब एक बात याद रखना, 4 में तो हमने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको कंपोज कर रहे हैं। अब इस अथॉरिटी का काम क्या होगा, ये सेक्शन 16 में बताया है। ठीक है, तो अपने बेयर एक्ट में 4 के साथ स्लैश डाल के 16 लिख लो।
अब देखिए क्या काम है अथॉरिटी का, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है जेडीए का वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ जयपुर रीजन, क्योंकि हम सिर्फ जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ जयपुर रीजन की बात करेंगे, ठीक है। तो जेडीए का मुख्य उद्देश्य क्या है, जयपुर क्षेत्र का समेकित विकास है। दूसरा, जेडीए प्रिपेयर करेगी मास्टर प्लान भी और जोनल प्लान भी, ठीक है। जेडीए क्या क्या प्रिपेयर कर रही है, मास्टर प्लान भी और जोनल प्लान भी। मास्टर प्लान के लिए हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 21, ठीक है। साथ के साथ याद रखो, मास्टर प्लान के लिए हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 21, और जोनल प्लान के लिए हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 22। तो सेक्शन 16 के साथ आप क्या कर सकते हैं, लिंक विद 21 और 22 कर सकते हो, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद आ जाइए, जेडीए फॉर्मुलेट्स एंड सेक्शन प्रोजेक्ट्स। जेडीए क्या करती है, परियोजना को बनाएगी, ठीक है, उसका और उसको स्वीकृत भी करती है, ठीक है। परियोजना को बनाना भी और स्वीकृत करना ये जेडीए का काम है। जेडीए एग्जीक्यूट भी करेगी प्रोजेक्ट डायरेक्टली और थ्रू एजेंसीज। अगर कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, अगर कुछ डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, तो जेडीए चाहे तो खुद एग्जीक्यूट कर दे या फिर किसी एजेंसी के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करा दे, ठीक है। तो ये आप याद रखना, एमसीक्यू यहां से बन सकता है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो जो जेडीए के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको एग्जीक्यूट कौन करता है, ऑप्शन में आएगा जेडीए, ठीक है, या फिर अदर एजेंसीज, या फिर डायरेक्टली जेडीए और थ्रू एजेंसीज, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, आपको याद रखना है। जेडीए अंडरटेक्स हाउसिंग एक्टिविटीज, तो जेडीए क्या है, आवासीय गतिविधियां भी संचालित करती है, हाउसिंग एक्टिविटीज को भी अंडरटेक करती है जेडीए। फिर क्या है, जेडीए प्रिपेयर कर रही है ट्रैफिक कंट्रोल मास्टर प्लान, ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी हमने एक जगह और बात पढ़ी थी ना, ट्रैफिक कंट्रोल क्या कहते हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड पढ़ा था। क्या पढ़ा था, जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड। कहां पढ़ा था, सेक्शन 13 में। अब इसको लिंक विद कर दो सेक्शन 16 में, क्योंकि वहां पर बात हो रही है कि ट्रैफिक कंट्रोल मास्टर प्लान भी, टीसीएमपी को भी कौन प्रिपेयर कर रहा है, टीसीएमपी को भी प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे अथॉरिटी में, ठीक है। तो सेक्शन हमने कितनी चीज पढ़ी, 21 को भी यहाँ पे लिंक किया, 22 को भी लिंक किया, और अब हम यहाँ पे सेक्शन 16 को भी लिंक, सेक्शन 13 को भी लिंक कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको लिंक करते हुए जाना है। सेक्शन 16 जो कि अथॉरिटी का काम बता रहा है, उसे हमने मास्टर प्लान को भी प्रिपेयर कर रहा है, वो जेडी और जोनल प्लान को भी डेवलप कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, जयपुर ट्रैफिक जो है कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल मास्टर प्लान को भी बना रहे हैं ये, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से लिंक करते हुए पढ़ना है। उसके बाद जेडीए रेगुलेट करेंगे एडवर्टीजमेंट्स एंड होर्डिंग्स, तो जो भी विज्ञापन होंगे, होर्डिंग होंगे, ये सब जेडीए, आप देखते हैं ना कि रोड्स होते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, ये सब कौन देखते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी आया रोड पर अपना होर्डिंग लगाया चला गया, नहीं। ये आपको ये पूरा जो रेगुलेट करते हैं कि किसको ऑथोराइज करना है, किसको अलाउ करना है कि आप लगा सकते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, ये सब जेडीए करती है, ठीक है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। फिर जेडीए रेगुलेट्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑल्टरेशंस, जेडीए क्या करेगी, भवन निर्माण, ठीक है, और संशोधन को भी नियंत्रित करते हुए, किसी को बिल्डिंग अपनी कंस्ट्रक्ट करनी है, ऑल्टर करना है, कुछ भी करना है, ठीक है, तो ये सारा कौन देखेगी, जेडीए देखेगी। जेडीए रिमूव करेगी एनक्रोचमेंट फॉर पब्लिक प्लेस, ठीक है। तो जयपुर रीजन के अंदर जो भी पब्लिक प्लेस है, ठीक है, उस पर कोई अतिक्रमण ना कर दे, ठीक है। जैसे कोई भी पब्लिक प्लेस है, वहां पर जाके लोग बसने ना लग जाए, टेंट बना के रहने ना लग जाए, तो ये सब जो एनक्रोचमेंट्स होती हैं, इसको भी कौन ध्यान रखेगी, जेडीए, और अगर एनक्रोचमेंट हो रही है तो उसको रिमूव भी कौन कराएगी, जेडीए ही कराएगी, पब्लिक प्लेस याद रखना। फिर जेडीए परफॉर्म फंक्शन असाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है। तो जेडीए क्या करेगी, राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्य को भी करेगी, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस थे, इन शॉर्ट हमने समझ लिया। अब आ जाइए सेक्शन 17 पे। सेक्शन 17 क्या कहता है, डेवलपमेंट विदाउट परमिशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अगर आप इसका पूरी हेडिंग देखेंगे तो क्या लिखा है, सेक्शन 17 वेरी इंपॉर्टेंट, साथ लगा खतरा, बहुत अच्छे से याद रखना। नो अदर अथॉरिटी और पर्सन टू अंडरटेक सर्टेन डेवलपमेंट विदाउट परमिशन ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है। तो आप अथॉरिटी की परमिशन के बिना कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, ना तो कोई और कोई अथॉरिटी, ना ही कोई पर्सन, ठीक है, ना ही कोई अदर अथॉरिटी, ना ही कोई पर्सन, जेडीए की परमिशन के बिना आप कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। कहां, जयपुर रीजन में, क्यों, क्योंकि आखिरी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो जयपुर रीजन की बात करते हैं। अब ये सेक्शन 17 को याद रखो बहुत अच्छे से। देखिए सेक्शन 17 में क्या लिखा है, प्रायर परमिशन ऑफ जेडीए इज मैंडेटरी फॉर स्पेसिफाइड डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी निर्दिष्ट विकास के कार्य के लिए जेडीए की पूर्व अनुमति आवश्यक है, प्रायर परमिशन चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर परमिशन इज मेड इन राइटिंग, अगर आपको परमिशन चाहिए तो आपको राइटिंग में क्या है, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। फिर लोकल अथॉरिटी में
फॉरवर्ड एप्लीकेशन विद रिकमेंडेशन। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, लोकल अथॉरिटी सिफारिश सहित आवेदन अग्रेषित कर सकता है। मतलब अगर आप डायरेक्टली नहीं लगा रहे हैं एप्लीकेशन को, तो आपकी एप्लीकेशन लोकल अथॉरिटी के थ्रू भी जेडीए को लगाई जा सकती है, वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जेडीए मस्ट डिसाइड द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको अपने माइंड में फिट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सेक्शन 17 के अंदर क्या बात की गई है कि जो आप, क्योंकि देखो डेवलपमेंट का सवाल है ना, अगर कोई व्यक्ति है जैसे कि कुछ भी डेवलपमेंट करना चाह रहा है, अपना घर ही बनाना चाह रहा है, कुछ भी केस है, अगर अब वो कह रहा है कि हमें तो अथॉरिटी से, क्योंकि ये तो एक्ट कह रहा है ना, अथॉरिटी से परमिशन लेकर, अगर आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, वो परमिशन लेने गया, उसने एप्लीकेशन लगा दी, एप्लीकेशन लगाए अब उसको 60 दिन हो गए हैं और जेडीए क्या है डिसाइड नहीं कर रही है, तो इसलिए क्या बोला है कि 60 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, 60 डेज का कॉन्सेप्ट याद रखना, एप्लीकेशन को आपको डिसाइड करना है। ठीक है, और फिर इसका आगे वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डिसीजन विद इन 60 डेज। अगर 60 दिन में कोई निर्णय नहीं हुआ तो फिर एप्लीकेंट मे सेंड रिटर्न रिमाइंडर। ठीक है, अब क्या होगा, जो आवेदक है वो लिखित सूचना दे सकता है, उसको रिमाइंड करा सकता है, तो रिमाइंडर भी भेजा जा सकता है। और नो डिसीजन विद इन फर्दर 30 डेज। ठीक है, जिस दिन से आपने रिमाइंडर भेजा है, अब उसको भी 30 दिन के अंदर अंदर कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो माना जाएगा डीम्ड परमिशन आपको मिल गई है। क्योंकि 17 का खतरा क्या बोल रहा है, परमिशन लेकर आओ, परमिशन लेने हम गए, 60 दिन हो गए, अभी तक कोई डिसीजन नहीं है। 60 दिन नहीं हो गए, हमने जेडी साहब को बताया, देखो हमने आपको याद दिला रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रखी है हमने, आप हमें परमिशन दे दो, हम ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, रिमाइंडर भी दे दिया। अब उस रिमाइंडर को भी 30 दिन हो गया, कोई बात नहीं, अब हम ऐसा मानेंगे कि आपने हमें क्या दे दी है, परमिशन दे दी है, तो 30 डेज 60 डेज, ठीक है, प्लस 30 डेज का रिमाइंडर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो मैं इंडेक्स पर आ गई हूं, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहा है, जब हमने लेक्चर सीरीज पढ़ी थी ना, जब हमने लेक्चर्स को सीरीज में कंप्लीट किया था, तो हमने हर एक सेक्शन को पढ़ा, हर एक सेक्शन के सामने हमने कीवर्ड्स लेके, अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, इंडेक्स पे। अब आप अपने इंडेक्स पे ये इंपॉर्टेंट चीजें लिखते रहना। ठीक है, आई होप ये विजिबल हो। देखिए आप समझ गए, अब जैसे मैंने आपको क्या बताया 60 डेज, तो मैंने खुद लिखा 60 डेज में क्या है, आपको रिटर्न एप्लीकेशन प्लस 30 डेज का रिमाइंडर, फिर डीम्ड परमिशन। इस तरीके से आप क्या करो, अपने इस इंडेक्स के सामने लिखो। ये कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगी। ये सब चीजें बाद में बहुत, जब आप रिविजन करोगे तो बहुत ईजी लगने लगेगा। जैसे आपने सेक्शन 17 का खतरा, सिंपल सी बात है, अगर बिना परमिशन के डेवलपमेंट करोगे तो खतरा हो सकता है, खतरा। ओके, तो सेक्शन 17 में क्या बात की गई थी, तो 7 - 1 6, तो 60 डेज का क्या है, आपने एप्लीकेशन लगा दी, नहीं अप्रूवल मिला, 30 डेज का रिमाइंडर दे दिया, नहीं कुछ एक्शन हुआ, तो ठीक है, मान लिया जाएगा कि आपने डीम्ड परमिशन दे दी है। अब अपील अगेंस्ट जेडीए डिसीजन लाइज टू स्टेट गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। चलो ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एप्लीकेशन को डिसाइड, आपने जो रिटर्न एप्लीकेशन लगाई थी स्टेट आपने जो रिटर्न एप्लीकेशन लगाई थी जेडीए के पास कि आप मैं ये डेवलपमेंट करना चाहता हूं, आप मुझे अलाउ कीजिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जेडीए ने आपकी जो आपको ऑर्डर आपके खिलाफ दी थी, रिजेक्ट कर दिया, तो अब ये जो जेडीए का डिसीजन है, इसकी अपील कहाँ जाएगी। ठीक है, तो जो ये जेडीए है, इसके जो डिसीजन है, इसकी अपील आप अपील देंगे स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को, और कितने दिन के अंदर अंदर आपको काम करना है, ये 30 दिन के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेक्शन 17 के सामने ना अपील का भी प्रोविजन लिख लो, 30 डेज। ठीक है, क्यों, ताकि आपको याद रहे। पता है हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है कि अपील का प्रोविजन कहा था, अपील का प्रोविजन आगे भी मिलेगा, लेकिन सेक्शन 17 में भी अपील का बता दिया है टाइम, इसलिए याद रखना है आपको। ठीक है, फिर याद रखो, अपील अगेंस्ट जेडी डिसीजन लाइज टू स्टेट गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। ठीक है, जेडी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन में राज्य सरकार में अपील फाइल कर दो। अब गवर्नमेंट का डिसीजन जो आएगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा, राज्य सरकार का निर्णय क्या हो, अंतिम होता है। फिर जेडीए में डिमोलिश अनऑथराइज डेवलपमेंट। ठीक है, और जेडीए क्या कर सकती है, किसी अवैध विकास को भी ध्वस्त कर सकती है। यहाँ पर ये बात भी बता दी गई है। सही बात है, जब हमने पहले कहा 17 का खतरा, ठीक है, परमिशन ले लो, परमिशन नहीं ली, अब आपने जो डेवलपमेंट की है विदाउट परमिशन की है, तो वो तो अनऑथराइज डेवलपमेंट है, तो अनऑथराइज डेवलपमेंट करोगे तो डिमोलिश भी जेडीए कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसके पास पावर है, जेडीए के पास। डिमोलिशन कॉस्ट इज रिकवरेबल फ्रॉम कंसर्न पर्सन एंड अथॉरिटी।
ठीक है। अब जितना पैसा जेडीए को तुम्हारी बिल्डिंग को तोड़ने में लगा है ना, क्योंकि आपने अनऑथराइज डेवलपमेंट करी थी, अब उसको जो खर्चा आया है वो भी उसी व्यक्ति से लेंगे जिसने अनऑथराइज डेवलपमेंट की, या फिर उस प्राधिकरण से लेंगे जिस प्राधिकरण ने इसको क्या किया, अनऑथराइज डेवलप किया है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप समझ पा रहे हैं। अगर फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो प्लस मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चीजें आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपको लॉ सिंप्लीफाई तरीके से समझ आना चाहिए। देखिए अब इसके कीवर्ड्स हैं, 60 दिन रिटर्न एप्लीकेशन, 30 दिन का रिमाइंडर, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया डीम्ड परमिशन, जेडीए ने कोई भी आपको डिसीजन दिया, स्टेट गवर्नमेंट के पास आपने अपील लगा दी, अनऑथराइज डेवलपमेंट कर रहे हो तो डिमोलिशन की भी पावर है। तो सेक्शन 17 के अंदर अगर आपने, अब आप मुझे बताओ, अगर सेक्शन 17 से कोई भी क्वेश्चन बन गया, अगर आपके माइंड में ये कीवर्ड्स इम्प्रिंट है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होगा? बताओ, हो सकता है कोई क्वेश्चन गलत? सवाल ही नहीं है, ठीक है। देयर इज नो चांसेस कि आप क्वेश्चन गलत करके आए। आ जाइए नेक्स्ट हमारे सेक्शन पे। सेक्शन 18 क्या बात करता है? देखो सेक्शन 18 बहुत सिंपल बात करता है, पावर ऑफ द अथॉरिटी टू गिव डायरेक्शन। अब प्राधिकरण क्या है? प्राधिकरण को भी एक शक्ति दी गई है कि वो क्या है, निर्देश दे सकता है, ठीक है। डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन को ना निर्देश कहते हैं, निर्देश, ठीक है। अब देखिए जेडीए में इशू डायरेक्शंस रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स फंडेड अंडर सेक्शन 60, जेडीए धारा 16 की योजनाओं हेतु निर्देश जारी कर सकता है। हाँ ओके, तो जेडीए क्या कर रहा है? डायरेक्शन इशू कर सकता है, लेकिन किसके रिगार्डिंग? उन प्रोजेक्ट्स के फंड के रिगार्डिंग जो सेक्शन 16 में थे, ठीक है। प्रोजेक्ट्स फंडेड अंडर सेक्शन 16, जो प्रोजेक्ट सेक्शन 16 थे उसके रिगार्डिंग, सिंपल सी बात याद रखो, ठीक है। तो डायरेक्शन जारी कर सकता है। लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी और पर्सन मस्ट कंप्लाई विद डायरेक्शन। अगर जेडीए ने लोकल अथॉरिटी को या कोई अदर अथॉरिटी है, ठीक है, या कोई पर्सन है, उसको डायरेक्शन दी है, कोई भी कुछ भी कहा है, ठीक है, तो उसका पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जेडीए क्या कर सकता है? डायरेक्शन को इशू कर सकता है, सेक्शन 16 वाली बात, ठीक है। 16 के अंदर हमने क्या पढ़ा? अभी हम पढ़ के आए 16 के अंदर सेक्शन 16 में फंक्शंस बताए थे जो प्रिपेयर कर रहे थे जोनल डेवलपमेंट प्लान को और मास्टर प्लान को, और क्या था, ट्रैफिक जो है कंट्रोल मास्टर प्लान, मतलब जो बहुत सारे काम थे उसके रिगार्डिंग कोई भी निर्देश दे सकता है, और अथॉरिटी को, पर्सन को और जो भी अदर अथॉरिटी है उनको इस डायरेक्शन के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। अपील अगेंस्ट दिस डायरेक्शंस लाइज टू स्टेट गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 18 में भी अपील की बात कर दी, ठीक है। अपील किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास। यहाँ पे भी अपील किसके पास जा रहे हो? स्टेट गवर्नमेंट के पास। हो सकता है ना कि जेडीए ने जो डायरेक्शन दी आपको समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है, मतलब ऐसा कौन से काम आपने हमें करने को दे दिया है? जरूर देखो, इंडिया में कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं हो जाती है, कोई भी काम सीधा सीधा नहीं हो जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो अटक जाती हैं। तो बेशक से जेडीए ने बोला कि फटाफट से ये काम करो, मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ, आपको ये काम इतने टाइम में करके लेकर आना है। लोकल अथॉरिटी कह रही नहीं, आपने तो मुझे गलत काम दे दिया, मैं तो जा रही हूँ स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो अपील जो है इन डायरेक्शन की वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी, ठीक है। निर्देशों के विरुद्ध राज्य सरकार में अपील की जा सकती है। अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 15 डेज, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 17 में कितने दिन में अपील फाइल कर रहे थे आप स्टेट गवर्नमेंट के पास? 30 दिन में। और सेक्शन 18 में आप कितने दिन में अपील फाइल कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट के पास? 15 दिन में। क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन इज फाइनल, ठीक है। वहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन था वो फाइनल था, और यहाँ पे भी क्या बोला? यहाँ पे भी फाइनल डिसीजन है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। आगे आ जाइए, जेडीए सुपरवाइजेस प्रोजेक्ट्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ जयपुर रीजन। ये तो हमारा क्या था? ये ऑब्जेक्ट भी था। तो जेडीए क्या करेगी? जयपुर क्षेत्र के समेकित विकास के लिए परियोजनाओं की निगरानी भी करेगी, सुपरवाइज भी करेगी प्रोजेक्ट को, ठीक है। क्या करेगी? सुपरवाइज भी करेगी प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड प्लान्स एंड स्कीम्स, ठीक है। ये कहा गया है परियोजनाएं स्वीकृत योजनाओं के अनुसार ही लागू होगी, ठीक है। तो अब इसके कीवर्ड्स देख लो, ठीक है। तो डायरेक्शन की पावर है, यहां पर आप ऐसे लिख लीजिए कीवर्ड्स। जेडीए के पास क्या है? डायरेक्शन की पावर है, बिल्कुल सही बात। फिर सेक्शन 16 वाले प्रोजेक्ट हैं, ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि सेक्शन 18 में जो डायरेक्शन दे रही है वो किस प्रोजेक्ट के तहत दे रही है? तो सेक्शन
16 वाले प्रोजेक्ट्स की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपील, आप कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील जा रही है, ठीक है। और सुपरविजन की पावर भी होती है प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 20 पे। सेक्शन 20 किस बारे में बात करता है, पावर ऑफ द अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट एनी प्लान, ठीक है। अभी सेक्शन क्या बात कर रहा है, प्राधिकरण की किसी योजनाओं को निष्पादित करने की शक्ति। अब प्लान, ठीक है, कोई प्लान बना है अथॉरिटी ने, ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट प्लान बना है अथॉरिटी ने, उस डेवलपमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उसको एग्जीक्यूट करने की भी पावर अथॉरिटी के पास है। ऐसा नहीं है कि प्लान बना के छोड़ दिया, प्रोजेक्ट बना के छोड़ दिया, नहीं, अब उसको एग्जीक्यूट। तो सेक्शन 20 के आगे आप क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूशन पावर। सेक्शन 20 क्या है, एग्जीक्यूशन पावर जेडीए की। अब देखिए, जेडीए में एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट इफ डायरेक्शंस अंडर सेक्शन 18 आर नॉट कंप्लाइड विद। अब देखिए, सेक्शन 18 में लोकल अथॉरिटी को बोला गया कि आप ऐसे ऐसे काम करो, उसने काम नहीं किया, तो क्या अब वो प्रोजेक्ट बीच में रुक जाएगा, क्या वो डेवलपमेंट नहीं होगी, ऐसा नहीं है। सेक्शन 20 में ये कहा गया। तो अब जेडीए क्या करेगी, धारा 18 के निर्देशों का अगर पालन नहीं हुआ तो जेडीए स्वयं कार्य कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब जेडीए कोई प्रोजेक्ट बना रही है, मतलब कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा बना रही है, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए उसने क्या कहते हैं, उसकी डायरेक्शंस के लिए जेडीए ने लोकल अथॉरिटी से कहा, लोकल अथॉरिटी ने बात नहीं मानी, तो फिर जेडीए ने कहा ठीक है, हम खुद अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रायर सेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए पहले, अगर वो खुद एग्जीक्यूट कर रही है, राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। जेडीए में अंडरटेक वर्क्स अंडर मास्टर प्लान और जोनल प्लान। तो जेडीए क्या कर सकती है, मास्टर प्लान या जोनल प्लान के अनुसार भी कार्य कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट में एंट्रस्ट वर्क टू जेडीए। राज्य सरकार भी क्या कर सकती है, राज्य सरकार कार्य जेडीए को भी सौंप सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली वो जो अथॉरिटी है वो प्लान को एग्जीक्यूट जो कर रहे हैं वो कौन कौन से थे, एक तो जो लोकल अथॉरिटी वगैरह ने मना कर दिए वो वाले, दूसरे जो स्टेट गवर्नमेंट जो है जेडी को कार्य दे रही है वो वाले। वर्क में भी इंटरेस्टेड व्हेन नो सुटेबल अथॉरिटी एग्जिस्ट। जब कोई उपयुक्त प्राधिकरण उपलब्ध नहीं है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ने भी उनको काम सौंप दिया कि आप ये काम करो। वर्क में भी इंटरेस्टेड व्हेन अथॉरिटी इज अनविलिंग और अनेबल, ठीक है, जब प्राधिकरण कार्य करने में अनुच्छिक है या असमर्थ है तो भी ऐसा हो सकता है। वर्क में भी इंटरेस्टेड ऑन जेडीएस रिक्वेस्ट, और ये भी हो सकता है जेडी के अनुरोध पर भी कार्य क्या है, सौंपा जा सकता है, कि जेडी ने खुद बोला है। व्हाइल एग्जीक्यूटिंग वर्क जेडी गेट्स पावर ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी। जैसे कि लोकल अथॉरिटी का काम था, लोकल अथॉरिटी के थ्रू करना था, लोकल अथॉरिटी ने नहीं किया, जेडीए खुद काम कर रही है, तो उसको फिर उसी अथॉरिटी की पावर मिल जाएगी जेडीए की, जेडीए को। तो ये बात आपको याद रखना है, एग्जीक्यूशन में ये वर्ड आप याद रखना, जेडीए गेट्स पावर ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, ठीक है। फिर आ जाइए, कार्य निष्पादन के दौरान जेडीए को संबंधित प्राधिकरण की शक्ति प्राप्त होती है। फिर जेडीए में कंडक्ट सर्वे इन जयपुर रीजन। अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लान वगैरह, तो सर्वे वगैरह भी करा सकती है, देखा जाएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सर्वे भी करा सकती है जेडीए कंडक्ट। फिर जेडीए में एंटर लैंड फॉर सर्वे पर्पस। अब जब सर्वे हो रहा है तो लैंड पर एंटर भी कर सकती है जेडीए, ठीक है। फिर सर्वे हेतु भूमि में प्रवेश कर सकती है। जेडीए में डिग और बोर इनटू सबसॉइल, भूमि के नीचे खुदाई या बोरिंग भी कर सकती है। जेडीए में मार्क लेवल्स एंड बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये सभी काम हमारी जेडीए कर सकती है। जेडीए में रिमूव फेंस और जंगल इफ नेसेसरी फॉर सर्वे। अब सर्वे करने के लिए अगर आवश्यक है तो क्या है, बाढ़ या फिर क्या है, झाड़ियों को भी हटा सकती है। प्रायर नोटिस रिक्वायर्ड बिफोर एंटरिंग लैंड, ठीक है, और लैंड पर एंटर करने से पहले जेडी को नोटिस देना होगा। तो सेक्शन, अब हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन 18 का अगर नॉन कॉम्प्लायंस हुआ है, ठीक है, अगर सेक्शन 18 का नॉन कॉम्प्लायंस हुआ है, जो है लोकल अथॉरिटी वगैरह उन्होंने जेडीए की बात नहीं सुनी, तो फिर अब क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन पर जेडीए काम खुद ही कर सकती है, और मास्टर प्लान और जोनल प्लान के तहत रहते हुए जेडीए के पास पावर है, वो सर्वे भी कर सकती है और जो है लैंड पर एंट्री भी कर सकती है, एंट्री करने से पहले प्रायर नोटिस देगी, ठीक है। क्या बोलते हो, आ रहा है समझ, मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ आता है। देखिए यही तरीका है,
मतलब मैं खुद इतनी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। अब देखिए सेक्शन 21, सेक्शन 21 की बात हम कहाँ कर आए थे बताओ? सेक्शन 21 की बात हम कहाँ करके आए थे? तो सेक्शन 21 की बात हमने की थी सेक्शन 16 में, जहाँ पे फंक्शन बताए गए थे अथॉरिटी के, तो उसमें जो है मास्टर प्लान की बात की गई थी। अब वही मास्टर प्लान जो है हमारा सेक्शन 21 में सिविक सर्वे एंड मास्टर डेवलपमेंट प्लान, नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर योजना तैयार करना, ये सेक्शन कहता है अथॉरिटी शैल कंडक्ट अ सिविक सर्वे, ठीक है, एंड प्रिपेयर अ मास्टर डेवलपमेंट प्लान फॉर जयपुर रीजन, ठीक है। प्राधिकरण क्या है? जयपुर क्षेत्र के लिए एक तो सिविक सर्वे करेगा और फिर जब सिविक सर्वे होगा तो साथ के साथ मास्टर डेवलपमेंट प्लान को भी तैयार करेगा। ऐसा नहीं डायरेक्ट मास्टर डेवलपमेंट प्लान तैयार हो जाएगा, क्योंकि वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है एंड, मतलब सिविक सर्वे करना भी जरूरी है, फिर उसके बाद हमारा एमडीपी तैयार किया जाएगा जयपुर रीजन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव इज प्लान एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ जयपुर रीजन। ये जो हम मास्टर डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं, ये क्यों हम कर रहे हैं? उद्देश्य है ताकि जयपुर क्षेत्र का नियोजित और समेकित विकास हो सके। जो मास्टर डेवलपमेंट प्लान होता है वो क्या डिफाइन करता है? मास्टर डेवलपमेंट प्लान डिफाइंस क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ जयपुर रीजन। सिंपल सी बात, मास्टर डेवलपमेंट प्लान क्या है? जीवन स्तर एवं भावी विकास को निर्धारित करता है। मास्टर प्लान कवर्स ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, पब्लिक यूटिलिटीज एंड कम्युनिकेशन। मास्टर प्लान में परिवहन, आवास, जन उपयोगी सेवाएं एवं संचार शामिल होता है। तो ये आपको याद रखना है। सेक्शन 21 सिंपल सी बात कर रहा है। सेक्शन 22 बात करता है जोनल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, जोनल विकास योजनाएं। अथॉरिटी प्रिपेयर करेगी जोनल डेवलपमेंट प्लान भी फॉर ईच जोन ऑफ जयपुर पर्पस, ठीक है। तो क्या है? प्राधिकरण जयपुर क्षेत्र के लिए प्रत्येक प्राधिकरण जयपुर क्षेत्र के प्रत्येक जोन के लिए जोनल डेवलपमेंट प्लान को तैयार करेगी, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो यहाँ पे जोन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, इस जोन वर्ड को कहाँ डिफाइन किया है? तो डेफिनेशन क्लॉज है हमारा सेक्शन 2। तो एक बात याद रखना, सेक्शन 2 है, ये तो आपको याद ही रहेगा, सेक्शन 2 के 21 में बात की गई है जोन की, ठीक है। सेक्शन 21 में बात की गई है जोन की, क्यों? उस जोनल डेवलपमेंट प्लान जो सेक्शन 22 में बात की गई है, इस तरीके से लिंक करना। सेक्शन 22 में अगर जोनल डेवलपमेंट प्लान है तो इसमें जो जोन वर्ड यूज हुआ है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 21 में, ठीक है। जोन का क्या मतलब है? डिवीजन करना, ठीक है। मीन्स एनी ऑफ द डिविजन इन विच जयपुर रीजन में बी डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट। जयपुर रीजन को डिवाइड करके उसके जोन्स बना दिए। जयपुर रीजन की डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट करने के लिए जयपुर रीजन को डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके जोन्स बना दिए। वो बात करता है, उसको हम कहते हैं जोन्स। वो जोन्स हमने कहा देखे? सेक्शन 2 के 21 में। 21 में जोन है तो सेक्शन 22 में हम कर रहे हैं जोनल डेवलपमेंट प्लान की। इस तरीके से आपको याद रहेगा। अब देखिए, जोनल प्लान इज प्रिपेयर्ड अलोंग विद आफ्टर द मास्टर डेवलपमेंट प्लान। तो जोनल प्लान मास्टर डेवलपमेंट प्लान के साथ साथ या उसके बाद भी तैयार किए जाते हैं। फिर है जोनल प्लान प्रोवाइड्स डिटेल डेवलपमेंट प्रपोजल फॉर अ पर्टिकुलर जोन, ठीक है। तो जोनल प्लान किसकी बात करते हैं? विशेष जोन के विकास का प्रावधान करते हैं, जबकि मास्टर डेवलपमेंट प्लान क्या कर रहे थे? पूरे जयपुर रीजन की डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। फिर है जोनल प्लान कंसिस्ट साइट प्लान एंड लैंड यूज डिटेल्स। तो जोनल प्लान में क्या है? साइट प्लान भी होना चाहिए और लैंड का जो यूज है उसका भी विवरण होता है। इट स्पेसिफाइज लोकेशन ऑफ रोड्स, हाउसिंग, इंडस्ट्रीज, मार्केट्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है। इसमें सड़क, आवास, उद्योग, बाजार, विद्यालय एवं अस्पतालों का स्थान निर्धारित किया जाता है। इट स्पेसिफाइज पॉपुलेशन डेंसिटी एंड बिल्डिंग डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है? जोनल डेवलपमेंट प्लान में क्या होता है? इसमें जनसंख्या घनत्व और भवन घनत्व जो है इसको निर्धारित किया जाता है। इट आइडेंटिफाइज एरियाज फॉर डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट। ये क्या करता है? जोनल डेवलपमेंट प्लान में क्या होता है कि विकास हो गया या पुनर्विकास क्षेत्रों की पहचान करना। इट प्रोवाइड्स फॉर डिवीजन ऑफ लैंड्स इनटू प्लॉट्स। इसमें क्या होता है? भूमि को प्लॉटों में विभाजित करने का प्रावधान करता है ये। इट रिजर्व्स लैंड फॉर रोड्स, पार्क्स, गार्डन्स, स्कूल्स एंड पब्लिक पर्पसेस। सड़क, पार्क, उद्यान, विद्यालय एवं सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु भूमि आरक्षित करता है। इट रेगुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप एंड कॉलोनीज, याद रखना, ठीक है। टाउनशिप एवं कॉलोनी के विकास को नियंत्रित करता है, क्योंकि कभी कभी ना कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इस तरीके से याद रखना है। इट रेगुलेट्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाइट एंड ओपन स्पेस। तो भवन का निर्माण, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसमें खुला स्थान, ठीक है, ये सब जो है नियंत्रित करते हैं, यही हमारे जोनल डेवलपमेंट प्लान।
इट रेगुलेट्स आर्किटेक्चर फीचर एंड अलाइनमेंट ऑफ बिल्डिंग, भवनों की वास्तुकला, उसका अलाइनमेंट कितना होगा ये सब नियंत्रित करते हैं। इट स्पेसिफाइज अमेनिटीज टू बी प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग एंड साइट्स, भवनों और स्थलों पर उपलब्ध कराई जाने वाली जो सुविधाएं होती हैं। अमेनिटीज वर्ड याद रखना है आपको, ठीक है। अमेनिटीज की जो बात यहाँ पर की गई है, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बताइए अमेनिटीज को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो अमेनिटीज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में, ठीक है, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में। तो याद रखना हमने अमेनिटीज जो यहाँ पर पढ़ा है डेवलपमेंट प्लान में, वो हमारे एक्चुअली देखो, अगर मैं आपको बताऊं जोनल डेवलपमेंट प्लान में हमने अमेनिटीज के बारे में पढ़ा, तो जोनल डेवलपमेंट जो प्लान है हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सेक्शन 22। तो 2 तो इसका जो अमेनिटीज है वो भी किसमें है, 2, लेकिन वो क्या है, सबसेक्शन 2। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इट मे रेस्ट्रिक्ट शॉप्स, फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज इन स्पेसिफाइड एरियाज, निर्धारित क्षेत्रों में दुकान, कारखाना एवं गोदामों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप देखते हैं ना, इंडस्ट्रियल एरिया अलग होता है, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होता है वो। तो ये सब जो पूरा जो है रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ये सब भी पावर इन्हीं के पास है। मेन पर्पस इज प्लान डेवलपमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हैजार्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, नियोजित विकास और अनियोजित निर्माण को रोकना है। अब इसमें कीवर्ड्स क्या है, जोन वाइज प्लानिंग है, साइट प्लान की बात की गई है, लैंड यूज की बात की गई है, पॉपुलेशन डेंसिटी, बिल्डिंग डेंसिटी की बात की गई है, टाउनशिप और कॉलोनी डेवलपमेंट की बात की गई है, बिल्डिंग की हाइट, ओपन स्पेस कितना होगा इसकी बात की गई है, रोड, पार्क, स्कूल एंड रिजर्वेशन की बात की गई है, प्रिवेंशन ऑफ हैजार्ड डेवलपमेंट। अब आ जाए हमारा सेक्शन 24, डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। योजना के प्रवर्तित होने की तारीख, ठीक है। अब देखिए ये सेक्शन कहता है, आफ्टर सैंक्शन अथॉरिटी पब्लिश अ नोटिस ऑफ अप्रूवल ऑफ प्लान, ठीक है। अब जैसे कि ये डेवलपमेंट प्लान वगैरह है, तो ठीक है, ये सब मतलब एक्चुअली क्या है कि अब ये सैंक्शन हो गया है, जो भी मास्टर डेवलपमेंट प्लान था या जयपुर जोनल डेवलपमेंट प्लान है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। अगर आपको पूरा समझना चाहते हैं तो मैं फिर कहूंगी आप मेरी लेक्चर सीरीज में जाइए, बट एक सिंपल मैं बता रही हूँ। अब ये जो प्लान है ये कब से ऑपरेट होगा, ठीक है, लागू कैसे होगा, तो क्या कहा गया, आफ्टर सैंक्शन अथॉरिटी पब्लिश करेगी नोटिस ऑफ अप्रूवल ऑफ द प्लान, ठीक है। तो योजना अब स्वीकृत होने के बाद क्या करेगी, अथॉरिटी उसकी स्वीकृति की सूचना प्रकाशित करती है। नोटिस स्पेसिफाइज द प्लेस वेयर द प्लान कैन बी इंस्पेक्टेड। अब जो डेवलपमेंट प्लान आपने बनाया है, ठीक है, अब ये तो है नहीं कि सारे आपने डेवलपमेंट जो है प्लान बनाया है और डायरेक्ट आप उसको ऑपरेशन में ले आओ, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही सैंक्शन मिला, ठीक है, इस डेवलपमेंट प्लान को, उस मतलब वो जो ड्राफ्ट है उसको अब अथॉरिटी ने पब्लिश कर दिया नोटिस, ठीक है, कि अथॉरिटी ने क्या है, नोटिस पब्लिश किया कि इस प्लान के अप्रूवल के लिए अब क्या है, बताया गया कि आप यहाँ पर आके इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं हमारे इस प्लान को, ठीक है। तो जगह वगैरह जो है डिसाइड बता दी जाएगी। प्लान कम्स इनटू ऑपरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। अब योजना कब होगी, प्रथम प्रकाशन की तिथि से। यहाँ पे तो अप्रूवल ऑफ, देखो यहाँ पर अथॉरिटी क्या पब्लिश कर रही है, नोटिस प्लान के अप्रूवल के लिए, और आओ आप इंस्पेक्ट करो। जब सारी चीजें हो जाएंगी, अब उसके बाद जो पहला पब्लिकेशन होगा नोटिस का, उस दिन से हमारा क्या होगा, योजना जो है प्रथम प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाती है। इंस्पेक्शन ऑफ प्लान इज अलाउड ड्यूरिंग रीजनेबल आवर्स, और उचित समय में योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। सिंपल है, प्लान को जो है सैंक्शन कहाँ से होता है, वो अथॉरिटी करती है। प्लान कब से इफेक्टिव होता है, जैसे फर्स्ट पब्लिकेशन होता है नोटिस का। नोटिस के अंदर आप क्या लिखेंगे, प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ प्लान के आप यहाँ पर आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन 24 में बात की गई डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्लान की, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन 25, सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट, योजनाओं का पश्चातवर्ती उपांतरण, ठीक है। अथॉरिटी में मॉडिफाई प्लान आफ्टर इट कम्स इनटू ऑपरेशन। अब क्या है, योजना लागू हो गई है, अगर उसके अंदर क्या है कुछ चेंज करने हैं तो क्या अथॉरिटी कर सकते हैं, यस, जो है योजना लागू होने के बाद भी अथॉरिटी उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना मैं आगे क्या बोल रही हूँ, सुनो। अथॉरिटी कैन मेक माइनर मॉडिफिकेशन विच डू नॉट materially alter the character of the plan। अब देखिए, क्योंकि जब आपने ये जो नोटिस है, ये जो हमारा डेवलपमेंट प्लान है, इसके लिए आपने क्या किए थे, इंस्पेक्शन करने के लिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें काफी चीजें थी, ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो उसकी हियरिंग चल रही है, मतलब जो भी चीजें हैं। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, इसको पब्लिश किया है। अब आपने क्या किया, पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद अब
उसको पूरा ही जो उसका मेन जो है बेसिकली जो उसको ऑल्टर कर रहे हैं उसके मेन कैरेक्टर को, तो फिर क्या फायदा ऐसे मॉडिफिकेशन का? क्यों? क्योंकि आपने दिखाया तो कुछ और था ड्राफ्ट में, अब आप बाद में उसका पूरा जो है बेसिक जो उसकी फाउंडेशन है उसको चेंज कर देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। क्या कहा गया? अथॉरिटी ऐसे संशोधन कर सकती है जो योजना के मूल स्वरूप को प्रभावित नहीं करे, ठीक है, उसके जो करेक्टर है, उसका मेन करेक्टर, उसको क्या है ऑल्टर ना करे, ठीक है। माइनर मॉडिफिकेशन शुड नॉट अफेक्ट लैंड यूज, एक्सटेंट और पॉपुलेशन डेंसिटी स्टैंडर्ड, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, जो भी हमने मास्टर डेवलपमेंट प्लान पढ़ा, जोनल डेवलपमेंट प्लान पढ़ा, उसके अंदर हमने क्या लिखा था, लैंड को कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है, उसका एक्सटेंट कैसे रहेगा, चीजें हमने उसका क्राइटेरिया फिक्स किया था। अब क्राइटेरिया फिक्स करने के बाद जब उसको अप्रूवल मिल गया, अप्रूवल होने के बाद जब वो नोटिस हमने उसको पब्लिश कर दिया, अब वो ऑपरेशन में आ गया, अब ऑपरेशन के बाद आप उसमें चेंजेस कर रहे हो, तो इस तरीके का कोई चेंजेस मत करो जिसका मूल स्वरूप ही प्रभावित हो जाए, ठीक है। लघु संशोधन भूमि उपयोग के क्षेत्रफल या जनसंख्या घनत्व मानकों को प्रभावित ना कर सके, ठीक है, ये वाले आपको चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। जो माइनर मॉडिफिकेशन है ये सब चीजें नहीं करें। फिर क्या है, माइनर मॉडिफिकेशन रिक्वायर अप्रूवल ऑफ, मेजर मॉडिफिकेशन रिक्वायर अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और एक बात याद रखना, सेक्शन 25 में इसके सामने आप लिख लो कि अगर कोई मेजर मॉडिफिकेशन है, ठीक है, तो मेजर मॉडिफिकेशन के लिए क्या, स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए, ठीक है। महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। अथॉरिटी, नगर निगम जयपुर और अथोराइज बॉडी में मॉडिफाई लैंड यूज एंड नोटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट। फिर क्या है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में भूमि उपयोग परिवर्तन अथॉरिटी, नगर निगम जयपुर या अधिकृत निकाय से कर सकते हैं। जैसे नोटिफाई कर दे फिर हो सकता है। बिफोर मॉडिफिकेशन नोटिस इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन एंड सजेशन मस्ट बी पब्लिश्ड। जिस तरीके से आप जब ड्राफ्ट बना रहे थे तब इस तरीके से आप फॉर्मेलिटीज कर रहे थे, तो अब जब आप कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो भी तो ये करो। तो मॉडिफिकेशन करने से पहले, मॉडिफिकेशन करने से जैसे कि आपने बताया कि हम ये मॉडिफाई करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन होगा, उससे पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन मंगाएंगे, उनके सजेशन मंगाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस नोटिस को पब्लिश करेंगे कि आप आइए, हम आपको इनवाइट करें, अपने आपके जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी आपके सजेशंस है लाइए। तो जितने भी ऑब्जेक्शंस और सजेशंस होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। प्राप्त सभी आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जाएगा। एवरी मॉडिफिकेशन मस्ट बी पब्लिश्ड। प्रत्येक संशोधन का प्रकाशन आवश्यक है। जितनी जितनी मॉडिफिकेशन कर रहे हो सबको पब्लिश करना है। मॉडिफाइड प्लान्स कम इनटू ऑपरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन और स्पेसिफाइड डेट। संशोधित योजना, ठीक है, प्रकाशन की तिथि या अधिसूचित तिथि से प्रभावी होगी। तो मॉडिफाइड प्लान्स कब से ऑपरेशन में आएंगे, या तो जो डेट है पब्लिकेशन की, या फिर इसको स्पेसिफाई कर दे कि इस दिन से लागू होंगे, तो वो। आफ्टर मॉडिफिकेशन रेफरेंसेस टू मास्टर डेवलपमेंट प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान। वेट, ठीक है, संशोधन के बाद जो मास्टर डेवलपमेंट प्लान है या फिर जोनल डेवलपमेंट प्लान है, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ संशोधित योजना होगा। अब जब आपने मॉडिफिकेशन कर दिया है तो मास्टर डेवलपमेंट प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान मींस द मॉडिफाइड प्लान, ठीक है। तो माइनर मॉडिफिकेशन प्लान है और अगर उसके कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हो सकता है। मेजर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, माइनर मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होगा, जब कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है प्लान के कैरेक्टर में, ठीक है, तो हम बोलेंगे माइनर मॉडिफिकेशन। लेकिन अगर आप कोई मेजर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है। अगर लैंड के यूज से रिलेटेड कोई मॉडिफिकेशन है तो जो अथॉरिटी है, नगर निगम है, अथॉराइज बॉडी है, वो उसी तरीके से फिर काम करेगी। ऑब्जेक्शन और जो सजेशन होंगे वो मॉडिफिकेशन से पहले जरूरी है, ठीक है। फिर जो मॉडिफाइड प्लान है वो कब से इफेक्टेड होगा, या तो पब्लिकेशन की डेट से, जो डेट स्पेसिफाई की है उससे। तो ये हमारा सेक्शन 25 भी कंप्लीट होता है। सेक्शन 30 पे आ जाओ। पावर ऑफ रिवोकेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट परमिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। विकास की अनुज्ञा के प्रति संहरण और उपांतरण की शक्ति। ये सेक्शन कहता है अथॉरिटी में रिवोक और मॉडिफाई डेवलपमेंट परमिशन इफ रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्लान। योजना के अनुरूप आवश्यकता होने पर, ठीक है, ऐसा क्या लग रहा है कि आवश्यकता है, योजना के अनुरूप, याद रखना, अथॉरिटी में रिवोक और मॉडिफाई डेवलपमेंट परमिशन इफ रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्लान, प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। अथॉरिटी विकास की अनुमति को रद्द या फिर संशोधित भी कर सकते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, सेक्शन 17 में हम पढ़कर आए थे कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अथॉरिटी की, ठीक है। अब क्या करनी पड़ेगी, आपको परमिशन लेनी होगी अथॉरिटी की। सेक्शन 30 में हम पढ़कर आए थे, सेक्शन
17 में हम पढ़ कर आए थे। लेकिन अब ये सेक्शन 30 कह रहा है, तो लिंक कर लेना इसको। सेक्शन 30 कह रहा है योजना के अनुरूप, ठीक है, अथॉरिटी में रिवोक और मॉडिफाई डेवलपमेंट परमिशन इफ रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्लान। अब ये प्लान बन गया है, मास्टर डेवलपमेंट प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान। अब ये जब प्लान बन गया है, अब लग रहा है अथॉरिटी को कि जो ये जो डेवलपमेंट परमिशन हमने दी है, या तो इसको मॉडिफाई करना चाहिए या इसको रिवोक करना चाहिए, तो अब वो ये काम कर सकती है। सेक्शन 17 के साथ आप लिंक कर लिए सेक्शन 30 को भी, ठीक है। बिफोर रिवोकेशन और मॉडिफिकेशन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मस्ट बी गिवन। अब ऐसा नहीं है ना कि आपने बस बोल दिया कि आपको मॉडिफिकेशन करना, रिवोकेशन नहीं, उस पार्टी को सुन भी लो, ठीक है। तो सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। परमिशन कैन नॉट नॉर्मली बी रिवोक्ड आफ्टर बिल्डिंग वर्क हैज सब्सटेंशियली प्रोग्रेस्ड और बीन कंप्लीटेड, ठीक है। अगर भवन निर्माण कार्य प्राप्त रूप से आगे बढ़ जाने या पूर्ण होने के बाद सामान्यतः अनुमति रद्द नहीं की जा सकती। ये बात याद रखना, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आपने पहले परमिशन दे दी, अब वो परमिशन आपने दे दी, अब बिल्डिंग जो है अब वो मतलब सब्सटेंशियली वो इतनी प्रोग्रेस कर चुकी है कि अब उसको रिवोक करना, मतलब अब आपने जो परमिशन दी उसको रिवोक करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि 5 मंजिला इमारत की आपने बनाने की परमिशन दे दी थी, ठीक है, इन केस, और मैं मतलब और 5 मंजिल तक उसने पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। अब आप कह रहे हैं कि अब हम इसको रिवोक करना चाहते हैं, तो अब क्या इस जो बिल्डिंग का वर्क है वो सब्सटेंशियली प्रोग्रेस्ड है या फिर अब वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो ऐसे में फिर आप क्या रिवोक नहीं कर सकते, ये वर्ड याद रखना। परमिशन कैन नॉट नॉर्मली बी रिवोक्ड आफ्टर चेंज ऑफ लैंड यूज हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। जैसे कि कोई रेजिडेंशियल भूमि थी, अब उसका क्या था, उस पर परमिशन ली गई थी कि अब हम इसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेंगे, सारी मशीनरी, ठीक है, सारी पावर जो प्रेस मशीन है सब लाके वहां पर सेटअप कर दिया गया, बहुत बड़ी वो फैक्ट्री बन गई है। अब तो अब क्या परमिशन आप उसको रिवोक कर देंगे, क्योंकि अब जो लैंड का जो यूज था अब वो क्या है, चेंज हो गया है। तो ये सब चीजें अगर चेंज हो गई तो फिर भी आप रिवोक नहीं कर सकते। इन पब्लिक इंटरेस्ट दीज रेस्ट्रिक्शन डू नॉट अप्लाई। ये जो बातें कर रहे हैं ना ये रेस्ट्रिक्शंस वाली, अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी तो फिर ये भी रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होगी। पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तो कुछ भी नहीं होगा, ये बात याद रखना। ऑनर इज एंटाइटल्ड टू रीजनेबल कंपनसेशन फॉर अबॉर्टिव एक्सपेंडिचर कॉज्ड बाय रेवोकेशन और मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब रेवोकेशन और मॉडिफिकेशन का ऑर्डर दे दिया, अब उसकी वजह से क्या है, ऑनर को मतलब ऑनर जो है इससे क्षतिग्रस्त हो गया तो उसको कुछ कंपनसेशन तो मिलना चाहिए। तो अनुमति रद्द या संशोधित होने से जो व्यर्थ हुए व्यय हैं, ठीक है, उसके लिए स्वामी उचित प्रतिकर पाने का हकदार है। तो अब आप क्या याद रखेंगे, सेक्शन 30 में हमने क्या बात पढ़ी है, कंपनसेशन की, ठीक है, कंपनसेशन की बात, क्योंकि बाकी सब चीज तो है, कंपनसेशन भी है यहाँ पर। अथॉरिटी असेसेस एंड ऑफर्स कंपनसेशन आफ्टर हियरिंग द ऑनर। तो देखिए अब क्या है, आपने क्या है उसको सुन लिया, उसने मुझे बोला कि भाई मुझे तो 25 लाख रुपए कंपनसेशन चाहिए। अब ये तो ऑनर ने बोला है ना, अब ऑनर को सुनवाई का अवसर दे दिया, अब अथॉरिटी क्या है उस कंपनसेशन को डिसाइड करेगी और ऑफर करेगी। तो एक बात और यहाँ पर रखना, यहाँ पर जेडीए क्या कर रही है, ऑफर कर रही है कंपनसेशन को। क्वेश्चन आ सकता है ना कि सेक्शन 30 के अंदर जो कंपनसेशन की बात की गई है उसमें कौन डिसाइड करता है, जेडीए कर सकती है, जेडीए करती है। इफ कंपनसेशन इज नॉट एक्सेप्टेड ओनर में ऑब्जेक्ट विद इन 30 डेज। अगर 25 लाख मांग रहा है ऑनर, जेडीए ने बोला 5 लाख मिलेंगे, ठीक है, तो सेक्शन 30 में कितने दिन की बात की गई है, 30 डेज। अगर कंपनसेशन को एक्सेप्ट नहीं करना तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं 30 डेज में, ठीक है, उस कंपनसेशन को आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं 30 डेज में। डिस्प्यूट रिगार्डिंग कंपनसेशन इज रेफर टू ट्रिब्यूनल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने जब देखा था सेक्शन 17 में अपील जा रही थी स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेक्शन 18 में अपील जा रही थी स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेक्शन 30 में ऑब्जेक्ट कर रहे हो तो आप जा रहे हो ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। डिसीजन जो ट्रिब्यूनल का होगा वो फाइनल है, ठीक है। तो अब देखिए इसके कुछ एमसीक्यू ट्रैप्स बनते हैं। जो रिवोकेशन होती है, मॉडिफिकेशन होती है, उसमें हियरिंग जो है मैंडेटरी होती है। पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी तो पहला जो प्रोविजो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कंपनसेशन मिलता है, कंपनसेशन किस चीज का, अवेलेबल फॉर अबॉर्टिव एक्सपेंडिचर, जो फालतू का खर्चा हो रहा है। अगर ऑनर ने रिफ्यूज कर दिया कंपनसेशन, मैं इतना नहीं लूंगा, ठीक है, तो इसका नोटिस क्या है, विद इन 30 डेज। नहीं, देखिए एक सेकेंड, इफ कंपनसेशन इज नॉट एक्सेप्टेड ओनर में ऑब्जेक्ट विद इन 30 डेज, ठीक है। तो ओनर को 30 दिन के अंदर अंदर क्या है उसको ऑब्जेक्ट करना है।
ऑब्जेक्ट करना है 30 दिन के अंदर अंदर कंपनसेशन को, ठीक है। और वो बात यहाँ पर ही की गई है कि उसको नोटिस दे देना है कि मैं इसको ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रिफ्यूजल ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन का डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी, ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल होता है। तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 31 सुनिए, पेनल्टी फॉर अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट और यूज कॉन्ट्ररी टू प्लान, ठीक है। अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट विदाउट परमिशन क्या है, पनिशेबल है। ये सेक्शन कहता है अपराधिकृत विकास या योजना के अनुरूप से अन्यथा उपयोग के लिए शास्ति। अब आपको क्या मिलेगी, अब आपके लगेगी पेनल्टी, ठीक है। तो देखिए, बिना अनुमति किया गया विकास दंडनीय है, मतलब पेनल्टी है। डेवलपमेंट कॉन्ट्रेरी टू ग्रांटेड परमिशन, हम क्या पढ़ के आए थे सेक्शन 17 में, सेक्शन 17 में क्या पढ़ा था, हमें परमिशन चाहिए, हम कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, परमिशन मांगी हमने 4 फ्लोर डेवलप करने की, ठीक है, कि हम 4 फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, परमिशन हमने मांगी सेक्शन 17 में, और हमने कितने फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिए, 5 फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिए। अब ये क्या है, ये तो अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट कर दी ना आपने, या फिर जैसा यूज करने के लिए बोला था उसको आपने या तो डेवलपमेंट कॉन्ट्ररी कर दी, जितना बोला था उसके अगेंस्ट कर दी, तो परमिशन जितनी की ग्रांट थी, या उसकी कंडीशन जैसे बोला था वैसे नहीं किया आपने, तो फिर अब ये क्या है, पनिशेबल है। डेवलपमेंट आफ्टर रेवोकेशन ऑफ परमिशन इज पनिशेबल। अभी हमने क्या बोला था, अगर आपको परमिशन दे भी दी गई थी, फिर हमने कुछ रिवोक कर दिया जेडीए ने कि आप ऐसे ऐसे मत करना, आपने रिवोकेशन के बाद भी डेवलपमेंट कर दी, ठीक है, वो भी पनिशेबल है। डेवलपमेंट कंट्रेरी टू मॉडिफाई परमिशन, हमने परमिशन दी थी कि आप जो 4th फ्लोर आप मतलब आपको 4 फ्लोर की बनाने की हमने अनुमति दी थी, लेकिन अभी तक आपने कुछ स्टार्ट नहीं किया, तो आप 3 फ्लोर ही बना सकते हैं। मॉडिफाइड परमिशन थी ये, अब आपने मॉडिफाइड परमिशन का उसके विरुद्ध चले गए, तो भी पनिशेबल है। पनिशमेंट कितनी है, तो पनिशमेंट जाएगी इसकी 15 दिन से कितनी जा रही है, 45 दिन तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भूलना मत इसको, क्वेश्चन बन सकता है। ये टॉप 20 जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, ये इसीलिए मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ताकि आप भूले ना। तो कितनी पेनल्टी की बात की गई है, 15 डेज से 45 डेज तक की क्या कहते हैं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अब ये आगे वाली बात याद रखना, फाइन शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपए। फाइन कितना होगा, 25,000 रुपए से तो कम का नहीं होगा, ठीक है। ये मिनिमम बताया गया है 25,000 रुपए फाइन, इसके आगे लिख लेना, मिनिमम है 25,000। और क्या बात की गई है, फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस एडिशनल फाइन अप टू 500 रुपए पर डे, ठीक है। कितना चल रहा है, 500 रुपए पर डे। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं ऑफेंस को, आपने जारी रखा है, अगर आप कंटिन्यू रख रहे हैं ऑफेंस को, तो 500 रुपए पर डे। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। अब देखिए, यूज ऑफ लैंड और बिल्डिंग कंट्री टू द प्लान इज पनिशेबल, ये भी ठीक है। फॉर अनऑथराइज्ड यूज शैल नॉट बी लेस देन ₹5,000 रुपए। अब देखिए, अगर आप सेक्शन 31 देखेंगे ना, अनऑथराइज डेवलपमेंट वाली बात, ठीक है, तो इसके अंदर ना 2 जगह पनिशमेंट की बात की गई है, ठीक है। इसके अंदर देखिए, जो सबसेक्शन 1 है उसके अंदर हम बात कर रहे थे किसके बारे में, कि आपने क्या किया है, कोई डेवलपमेंट ऐसा कर दिया जो विदाउट परमिशन था, लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे बोला था वैसा नहीं था। लेकिन इसका सबसेक्शन 2 बात करता है अनऑथराइज्ड यूज कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, पर्सन हु कंटिन्यू और अलाउ द यूज ऑफ द बिल्डिंग, क्या है, सेक्शन 17 के अगेंस्ट में जाके, इसका पनिशमेंट अलग है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, अब क्या कह रहा है, यूज ऑफ लैंड, ये हमारा स्टार्ट हो जाता है इसका सबसेक्शन 2, यूज ऑफ लैंड और बिल्डिंग कंट्रेरी टू द प्लान इज पनिशेबल। अब आप जो योजना के विपरीत भूमि या भवन का उपयोग दंडनीय है। प्लान समझ रहे हो, जयपुर मास्टर डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, जोनल डेवलपमेंट प्लान, उसके अगेंस्ट में जाके आप बिल्डिंग और लैंड को यूज कर रहे हो, ये बड़ी बात है। ये जितना हमने पढ़ा वो तो आप इंडिविजुअल अपने पर्सनल लेवल पे काम कर रहे थे, तो ये अब क्या बोला गया, फाइन कितना है, फॉर अनऑथराइज्ड यूज शैल नॉट बी लेस देन 5,000 रुपीज, ठीक है। कितना है, 5,000 रुपए से कम का फाइन नहीं होगा प्लान के अगर अकॉर्डिंग। और फॉर कंटिन्यूइंग अनऑथराइज्ड यूज, और आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं उस यूज को अनऑथराइज तरीके से, तो 1,000 रुपए पर डे लग रहा है। इससे पहले कितना था, पर डे था 500 रुपए पर डे फाइन था, और मिनिमम कितना था, मिनिमम फाइन कितना था, 25,000। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5,000 तो फाइन की बात की गई है, ठीक है।
5,000 फाइन की बात की गई, लेकिन कंटिन्यू कर रहे हो ऑफेंस तो 1,000 रुपए पर डे का फाइन लग सकता है आपके ऊपर। कोर्ट में अवॉर्ड इम्प्रिजनमेंट लेस देन 15 डेज। और देखो पनिशमेंट तो वही रहेगी जो सबसेक्शन 1 में थी, वही सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट है, 15 दिन से लेके 45 दिन तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट, बात याद रखना। लेकिन अब देखो इसका ना एक प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोविजो को ध्यान से समझो। और ये सेक्शन 31 है, उसके सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 दोनों में लिखा है। देखो सेक्शन 1 में क्या लिखा गया है, वैसे कितनी दिन की हमें पनिशमेंट, मिनिमम 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 45 दिन की पनिशमेंट आपको देनी ही देनी होगी। लेकिन प्रोविजन ने ये कह दिया कि अगर कोर्ट को ये लग रहा है कि मुझे तो 15 दिन से कम की इम्प्रिजनमेंट इसको देनी है, तो रीजन रिकॉर्ड करने होंगे। सेम बात इसके सबसेक्शन 2 में, जो ये बात कर रहा था ना, ये सबसेक्शन 2 अनऑथराइज्ड यूज ऑफ लैंड और बिल्डिंग कंट्रेरी टू द प्लान, ये भी पनिशेबल है। यहाँ पे भी यही बात है कि 15 दिन से 45 दिन तक की सजा मिलेगी। अगर कोर्ट 15 दिन से कम की सजा दे रहा है तो रिटर्न में बता दो, मतलब लिखित में बताओ। लेकिन वहां पर सबसेक्शन 1 में कितना है, 31 के सबसेक्शन 1 में फाइन तक कम से कम 25,000, यहाँ पे फाइन है कम से कम 5,000 रुपए, ठीक है। विच शैल नॉट बी लेस देन 5,000 रुपीज, ये मिनिमम है, ठीक है। और कंटिन्यू ऑफिस कर रहे हो तो 1,000 रुपए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। वैसे मैंने समझा दिया है। ओके, तो देखिए सेक्शन 31 का, इसको आप ना अपने बेयर एक्ट में लिख लो, मैं भी लिख रही हूं, ठीक है। अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप अनऑथराइज्ड यूज कर रहे हैं लैंड का और बिल्डिंग का, कैसे, प्लान के अगेंस्ट जाके, ठीक है, प्लान के अगेंस्ट जाके, तो याद रखो। तो मिनिमम फाइन कितना है अगर आप डेवलपमेंट करें, अनऑथराइज वाला मिनिमम है 25,000, और मिनिमम फाइन कितना है अगर अनऑथराइज तरीके से यूज कर रहे हो, 5,000। कंटिन्यू कर रहे हो डेवलपमेंट वाला ऑफेंस, 500 रुपए पर डे। कंटिन्यू कर रहे हो इसको यूज, तो ऑफेंस कितना है, 1,000 रुपए पर डे। इम्प्रिजनमेंट तो दोनों की सेम ही है, 15 दिन से 45 दिन, और कोर्ट कैन अवॉर्ड लेस देन 15 डेज इम्प्रिजनमेंट। स्पेशल रीजन बताओ। अगर आपने सेक्शन 31 को ऐसे पढ़ लिया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, माइंड में आपको कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि हमें नहीं पता है, ठीक है। क्रिस्टल क्लैरिटी रहेगा आपको कि सेक्शन 31 में मुझे कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, मुझे पूरा क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ सेक्शन 31 पता है। आ जाइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, पावर टू रिक्वायर रिमूवल ऑफ अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट। सेक्शन 31 में हमने पनिश कर दिया, ठीक है, कि आपने अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट कर ली, आपको अलाउ नहीं किया था हमने डेवलपमेंट करने के लिए, आपने अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट कर ली। तो हमने कितने सेक्शन पढ़े डेवलपमेंट से रिलेटेड, देखो सेक्शन 17 पढ़ा हमने। सेक्शन 17 में हमने क्या बोला, परमिशन ले लो अगर डेवलपमेंट करना चाहते हो, सेक्शन 17। फिर सेक्शन 30 में हमने क्या पढ़ा कि जो आपने डेवलपमेंट की है, ठीक है, जो आपको परमिशन मिल गई है डेवलपमेंट करने की, ऐसा नहीं है कि जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया। 17 का खतरा आपका 30 पे भी जा रहा है, ठीक है, सेक्शन 17 का खतरा आपका 30 पे भी जा रहा है। अलाउ कर भी दिया तो मेरी मर्जी, मैं रिवोक भी कर सकता हूँ, ठीक है, जेडीए कह रहा है। तो सेक्शन 17 के साथ हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 30। फिर हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 31। आपने मेरी बिना परमिशन के अगर कोई भी अनऑथराइज डेवलपमेंट की, आपको दंड मिलेगा, सेक्शन 31 ने कहा। 32 ने ये कहा दंड तो चलो ठीक है, मेरा मन किया तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ ये अनऑथराइज डेवलपमेंट को, जो सेक्शन 32 में बात की गई है। तो अथॉरिटी में इशू नोटिस, अथॉरिटी चाहे तो ये बोल दे कि जो आपने अनऑथराइज डेवलपमेंट की है इसको रिमूव करो, ठीक है, क्या करो, अनाधिकृत विकास को हटाने के लिए नोटिस अथॉरिटी जारी कर सकती है। नोटिस कैन बी इशूड विद इन 10 years ऑफ अनऑथराइज डेवलपमेंट, ठीक है, विद इन 10 years ऑफ अनऑथराइज डेवलपमेंट नोटिस भेज दो 10 साल के अंदर अंदर, ठीक है। ऑनर मस्ट कंप्लाई विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस नॉट एक्सीडिंग 1 month, ठीक है। अब जो ऑनर है उसको उस जो नोटिस में जितना भी टाइम दिया गया कि इतना टाइम मिल रहा है आपको, इसको आप रिमूव कर लो, ठीक है। तो स्वामी को क्या है, नोटिस में जो निर्धारित अवधि है अधिकतम 1 महीने में मतलब पालन करना होगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने, तो 1 month की भी बात यहाँ पे की गई है। अथॉरिटी में रिक्वायर रिस्टोरेशन ऑफ लैंड टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। अथॉरिटी ये भी निर्देश दे सकती है कि भूमि को पूर्व स्थिति में बहाल करने का निर्देश दे सकती है, जैसी लैंड पहले थी वैसे ही करो इसको। अथॉरिटी में रिक्वायर कंप्लायंस विद परमिशन कंडीशन और मॉडिफाइड परमिशन। अथॉरिटी क्या कर सकती है, अनुमति की शर्तों एवं संशोधित अनुमति का पालन करने का निर्देश भी दे सकती है। नोटिस में रिक्वायर डिमोलिशन और ऑल्टरेशन ऑफ बिल्डिंग्स
और वर्क्स। अब यहाँ पर नोटिस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो देखिए यहाँ पर जो नोटिस में बात की गई है, या तो चाहे तो कहे डिमोलिश करो, ठीक है, डिमोलिश कर दो, या बोलेंगे चलो ऑल्टर कर दो, ठीक है, जो भी आपने अनऑथराइज डेवलपमेंट किए, 5 फ्लोर बना दिए, 4 फ्लोर बोले थे, 1 फ्लोर को, ठीक है, डिमोलिश कर दो, ठीक है। नोटिस में रिक्वायर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ लैंड। अगर आप लैंड को अनऑथराइज्ड तरीके से यूज कर रहे हैं तो नोटिस में भूमि के अनाधिकृत उपयोग को बंद करने का, जैसे होता है ना, एक जगह खाली पड़ी होती है तो लोग वहां पे वो झुग्गी बनाकर रहने लग जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, आप जो लैंड है उसका अनऑथराइज तरीके से तो यूज कर रहे हैं, फिर नोटिस दे दिया जाएगा उन लोगों को कि आप यहाँ से हटिए, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। Aggrieved person may apply under section 17 for retention of development or continuance of use। देखिए सेक्शन 17 में आपने क्या किया था, परमिशन लेकर आए थे कि मुझे 2 फ्लोर बनाने हैं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। सेक्शन 17 में आप परमिशन लेकर आए थे कि मुझे 2 फ्लोर बनाने हैं, सेक्शन 17 में आपको परमिशन मिल गई, लेकिन आपने 3 फ्लोर बना दिए। अब ऑर्डर आया सेक्शन 32 में, किसको रिमूव करो, 3rd फ्लोर को, आप क्या कहेंगे, ठीक है, मैंने गलती की है, ठीक है, मुझे 3rd फ्लोर नहीं बनाना चाहिए था, ऐसा करता हूँ मैं, वापस से सेक्शन 17 में जाता हूँ, एप्लीकेशन लगाता हूँ और अब इसकी क्या है, परमिशन ले लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये जो डेवलपमेंट है रिटेन है, ठीक है, कंटिन्यू, और अगर आप कंटिन्यूएंस ऑफ यूज है उसके, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो कि मैं इसी जगह पर परमानेंट रहूं, तो आप मुझे अलाउ कर दो, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हैं सेक्शन 17 में, तो आप अब याद रखना, सेक्शन 17 को हमने 30 से लिंक किया था, अब हम सेक्शन 17 को 32 से भी लिंक कर रहे हैं कि जो रिमूवल की बात है वो रिमूव ना करके हम क्या कर रहे हैं कि हम अप्लाई कर देते हैं। सेक्शन 17 के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर दे सकते हैं दोबारा। पीड़ित व्यक्ति सेक्शन 17 के तहत विकास बनाए रखने या उपयोग को जारी रखने हेतु आवेदन कर सकता है। परमिशन इज ग्रांटेड, द नोटिस स्टैंड्स विथड्रॉन। अब नोटिस भेजा था, ठीक है, कि इस जो ये जो आपने एक्स्ट्रा डेवलप किया, जो अनऑथराइज डेवलप किया, इसको रिमूव करो, नोटिस भेजा, उसके बाद लेकिन उस पर्सन ने 17 में अप्लाई कर दिया, परमिशन ले आया, अब उस नोटिस का क्या, तो वो नोटिस हो गया विड्रॉ, ठीक है, समाप्त। इफ परमिशन इफ रिफ्यूज, ऐसा भी तो हो सकता है कि परमिशन ना मिले आपको 17 के तहत, नोटिस रिमेन इफेक्टिव, तो नोटिस फिर प्रभावी बना रहेगा। ऑन नॉन कंप्लायंस अथॉरिटी मे प्रोसिक्यूट द ओनर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की बात की गई है, क्या कि अगर आपने नोटिस का नॉन कंप्लायंस कर दिया, अब आपके ऊपर क्या है, अब ऑनर को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया नोटिस का, तो ऑनर को हमने कर दिया प्रोसिक्यूट। अभी तक हम आपको प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे थे, अभी तक हम ऑनर आपको सिर्फ इतना कह रहे थे, ये रिमूव कर दो, नोटिस भेज रहे थे, ठीक है, आपको प्यार से समझा रहे थे, आप समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, अब हम आपके खिलाफ क्या करेंगे, अभियोजन चलाएंगे, ठीक है। पालन ना होने पर अथॉरिटी अभियोजन चला सकती है। अथॉरिटी में इटसेल्फ डिमोलिश, ऑल्टर और रिस्टोर द लैंड, ठीक है, हमने पहले ऑनर को बोला हटा दो इसको, ठीक है, रिमूव करो, नहीं कर रहे कोई बात नहीं, अथॉरिटी स्वयं ध्वस्तीकरण, संशोधन या भूमि की बहाली कर सकती है, ठीक है, याद रखना। फिर है हमारा एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय, अब ये जो डिमोलिश करने में अथॉरिटी का पैसा लगा, तो खुद के अपने पैसे तो खर्च नहीं करेगी ना अथॉरिटी, मतलब गलत काम भी ऑनर कर रहा है, उस गलत काम को वो कर दिया है, नोटिस दे रहे, हटा भी नहीं रहा है, अब जो है अथॉरिटी हटाने भी जा रही है, अपना पैसा लगा के, भाई वो क्यों जाएगी अथॉरिटी, तो अथॉरिटी ने कहा कि अथॉरिटी द्वारा किया गया जो भी खर्च है वो भू राजस्व बकाया की तरह वसूला जाएगा, ठीक है। तो अरियर्स कैसे आपके रिकवर कर रहे हो, जैसे कि लैंड रेवेन्यू, ठीक है, एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। पनिशमेंट में एक्सटेंड फ्रॉम 15 डेज टू 45 डेज, सिंपल एसआई, ठीक है, यहाँ पे क्या बात की गई है, 15 दिन से लेकर 45 दिन तक की सिंपल एसआई की भी बात की गई है। फाइन कितना होगा, मिनिमम 25K का फाइन यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे हो ऑफेंस, एडिशनल फाइन अप टू 25,000 रुपए पर डे, ठीक है, कंटिन्यू करते हो ऑफेंस को तो 25K का पर डे लगेगा। यहाँ पे 25-25 की बात हुई है, सेक्शन 32 में 25,000 रुपए तक का मिनिमम फाइन और 25 रुपए पर डे बढ़ता जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू करते हो तो। कोर्ट में अवॉर्ड इम्प्रिजनमेंट लेस देन, भाई 15 दिन से कम की बात है, अगर आप इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं तो फिर आप रिटर्न में बताइए, विशेष कारणों पर न्यायालय 15 दिन से कम कारावास दे सकता है। अब आ जाइए हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर कि ये जो हमारा एमसीक्यू ट्रैप्स रहते हैं, अब हम इसको देखते हैं। हमने सेक्शन 32 में क्या पढ़ा
कि हम आपको रिमूवल के लिए नोटिस भेज रहे हैं, आपने जो अनऑथराइज डेवलपमेंट की इसको रिमूव कर दो। ये जो नोटिस भेज रहे हैं विद इन 10 ईयर होना चाहिए उस अनऑथराइज डेवलपमेंट के, ठीक है। कंप्लायंस जो कंप्लायंस पीरियड है वो नोटिस में वो मैक्सिमम 1 महीने तक का तो होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि कोई भी अनऑथराइज डेवलपमेंट है और उसको बोला कि ठीक है अब 2 दिन के अंदर अंदर इसको क्या कहते हैं रिमूव करो, नहीं, एक कम से कम मैक्सिमम उसको 1 महीने तक का तो आपको टाइम देना है। कंप्लायंस पीरियड क्या होना चाहिए, 1 महीना। रिटेंशन एप्लीकेशन लगा सकते हैं सेक्शन 17 के तहत, बिल्कुल। नॉन कंप्लायंस करता है ऑनर तो प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता है, अथॉरिटी उसको डिमोलिश भी कर देगी अनऑथराइज डेवलपमेंट को। और जब खर्चा आया है सारा तो ये एक्सपेंसेस कैसे रिकवर किए जाएंगे, जैसे अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। मिनिमम फाइन 25,000, कंटिन्यूइंग ऑफेंस 25,000 रुपए पर डे, इम्प्रिजनमेंट 15 दिन से 45 दिन। सेक्शन 22 इट्स ऑल अबाउट दिस, ठीक है। सो सेक्शन 32 इज ऑल अबाउट दिस, इसको याद रखना है आपको। आ जाइए सेक्शन 34 ए पर, पावर टू सील अनऑथराइज डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या काम कर रहे हैं हम, सेक्शन 17 में हमने बोला परमिशन ले लो, सेक्शन 17 में बोला परमिशन ले लो, आपने क्या करा, परमिशन मिल गई सेक्शन 17 में। सेक्शन 30 में हमने क्या किया, उस परमिशन को रिवोक भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 31 में क्या हुआ, हमने बोला था परमिशन ले लो, आपने परमिशन नहीं ली। सेक्शन 31 में हमने क्या करा, पनिशमेंट दे दी आपको, अगर जेडीए चाहे तो जो मन करे कर सकती है। 32 में हमने क्या कहा, चलो ठीक है ऐसा करो, इसको रिमूव कर दो जो भी आपने अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट की है। सेक्शन 34 ए कह रहा है हम चाहे तो उस पर सील लगा देंगे। अथॉरिटी क्या कर सकती है, अनअधिकृत विकास को सील भी कर सकती है। अथॉरिटी में सील अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट, सीलिंग कैन बी डन बिफोर और आफ्टर एन ऑर्डर। अब सीलिंग कब कब हो सकती है, जो सेक्शन 32 है हमने पढ़ा, ठीक है। और सेक्शन 33 और 34 में बता देती हूँ। सेक्शन 33 में जो है अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट है उसको स्टॉप करने का नोटिस देते हैं। और सेक्शन 34 में क्या होता है, जो अनऑथराइज्ड जो टेम्परेरी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, अनऑथराइज्ड टेम्परेरी डेवलपमेंट जो होती है, ठीक है, उसको डिसकंटिन्यू करने का या रिमूवल करने का जो है नोटिस जाता है। तो बात की गई है, अगर ये सारे ऑर्डर दिए गए हैं, देखो सेक्शन 34 में ना अनऑथराइज्ड टेम्पररी डेवलपमेंट है, सेक्शन 34 में यूटीडी, अनऑथराइज्ड टेम्पररी डेवलपमेंट, जैसे कि वो झुग्गी झोपड़ी वगैरह डाल देते हैं, टेम्पररी डेवलपमेंट कहते हैं ऐसी चीजों को। तो अगर 32, 33, 34 का ऑर्डर है, ठीक है, और आपने क्या किया, उस ऑर्डर को नहीं माना, तो ये कह रहा है सीलिंग क्या हो सकती है, सीलिंग कैन बी डन बिफोर और आफ्टर एन ऑर्डर। ऐसा भी हो सकता है कि ये सब ऑर्डर ना दे, 32, 33, 34 वाला डायरेक्ट सील कर दे 34 के तहत, बिल्कुल पॉसिबल है, 34 ए के तहत बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो सीलिंग धारा 32, 33 या 34 के आदेश से पहले या फिर इनके आदेश के बाद भी क्या है, जारी किया जा सकता है सील, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर आ गया है, ये वाले ऑर्डर से पहले या फिर ऑर्डर के बाद भी, ठीक है। सील में बी रिमूव्ड ओनली बाय अथॉरिटी, अथोराइज ऑफिसर और ट्रिब्यूनल। देखो सील अगर एक बार लगा गई अथॉरिटी तो ये नहीं आप खुद उस सील को तोड़ के बैठ जाएंगे, नहीं, सील केवल अथॉरिटी, अधिकृत अधिकारी या ट्रिब्यूनल के आदेश से ही हटाई जाएगी, ठीक है। तो ये सील जो लगी है, ठीक है, सेक्शन 34 ए में, इसको कौन रिमूव करेंगे, तो इसके अंदर 3 है, अथॉरिटी, ठीक है, या फिर कोई अथोराइज ऑफिसर या फिर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर, ठीक है, ओके। अनऑथराइज रिमूवल ऑफ सील ये पनिशेबल है और फाइन कितना हो सकता है, 25,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, ठीक है, एक्सटेंड कर सकता है, मिनिमम 25,000 नहीं 25,000 रुपए तक, ठीक है, तो 25K तक का हो सकता है। तो सेक्शन 34 के ड्राफ्ट देख लीजिए। 34A सीलिंग ऑफ अनऑथराइज डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है, सील को रिमूव कौन करेंगे, अथॉरिटी, अथोराइज ऑफिसर या ट्रिब्यूनल, और पेनल्टी 25,000 रुपए तक की हो सकती है। अब आ जाइए सेक्शन 35 पर। सेक्शन 35 किस बारे में बात करता है, रिमूवल ऑफ ऑथराइज डेवलपमेंट और यूज। सेक्शन 35 क्या बोल रहा है, पावर है, ठीक है, कि वो रिमूवल कर सकते हैं ऑथराइज डेवलपमेंट और यूज को। देखिए ये धारा अधिकृत विकास या उपयोग पर लागू होती है, ये किस पर अप्लाई हो रही है, ऑथराइज डेवलपमेंट पे। सेक्शन 17 को और आप कनेक्ट कर लो सेक्शन 35 के साथ, क्यों, सेक्शन जब आप 17 के अंदर परमिशन लेने जा रहे हो तो दो चीजें होती है ना, या तो परमिशन मिल जाए या नहीं मिले। अब आपको क्या है, परमिशन मिल गई है, ठीक है, और आपने ऑथराइज डेवलपमेंट है आपका, अब उसको रिमूव करने की बात हो रही है। तो देखिए ये सेक्शन 35 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है, सामार्क कर लीजिए।
अथॉरिटी मे रिक्वायर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ लैंड यूज इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, तो प्रॉपर प्लानिंग की बात अगर आई, ठीक है, अगर प्रॉपर प्लानिंग की बात आई, उचित नियोजन के हित में भूमि उपयोग बंद करने का निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, अथॉरिटी में इम्पोज कंडीशन ऑन कंटिन्यूएंस ऑफ लैंड यूज, भूमि उपयोग जारी रखने पर भी शर्त को लगा सकती है। अथॉरिटी में ऑर्डर ऑल्टरेशन और रिमूवल ऑफ बिल्डिंग, व्यक्ति सारा काम कर सकते हैं, भवन या निर्माण में परिवर्तन अथवा हटाने का आदेश दे सकती है। नोटिस इज सर्व्ड ऑन द ओनर, नोटिस स्वामी को दिया जाएगा। टाइम फॉर कंप्लायंस कैन नॉट बी लेस देन 1 मंथ, वही 1 मंथ का क्या है नोटिस, 1 मंथ का आप नोटिस देंगे ओनर को। और एग्रीव्ड पर्सन जो है वो ट्रिब्यूनल में जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जिस भी इस ऑर्डर से आप क्या है ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल में डिसमिस, क्वैश और मॉडिफाई द नोटिस, अब ट्रिब्यूनल क्या है उस नोटिस को बनाई भी रख सकता है, निरस्त भी कर सकता है और संशोधित भी कर सकता है। कंपनसेशन मे बी क्लेम्ड फॉर डैमेज और एक्सपेंसेस कॉज्ड बाय कंप्लायंस ऑफ नोटिस। अब यहाँ पर भी कंपनसेशन की बात की गई है। कंपनसेशन क्या, नोटिस के पालन से, आपने नोटिस का पालन किया है उससे आपको हानि हो रही है, ठीक है, या फिर कुछ खर्च हुआ है उस नोटिस के पालन की वजह से, तो जो प्रतिकर का दावा किया जा सकता है, कंपनसेशन मांग सकते हैं। कंपनसेशन के प्रोविजंस सेक्शन 30 का जो सबसेक्शन 2 और सेक्शन 30 का जो 3 है वही वाले अप्लाई होंगे। ठीक है, कौन से 30 के 2 और 30 का 3 वाला ही अप्लाई होगा कंपनसेशन वाला प्रोविजंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपील किसके पास जाएगी, अपील जा रही है ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, मिनिमम कंप्लायंस 1 मंथ, नोटिस सब होगा ऑनर पर, ट्रिब्यूनल के पास पावर है वो ये सारे काम कर सकते। कंपनसेशन मिल जाएगा आपको, जो भी डैमेजेस और जो भी आपको कंप्लाई करने में जो भी नुकसान वगैरह हुआ है। ठीक है, फिर ये सेक्शन 35 ऑथराइज्ड डेवलपमेंट और यूज की बात करता है, सेक्शन 32 में अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट की बात थी और सेक्शन 34A में सीलिंग पावर की बात थी। अब आ जाइए हमारे सेक्शन 45 में, पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। ठीक है, ये बात करता है स्टेट गवर्नमेंट में एक्वायर लैंड ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अथॉरिटी, प्राधिकरण के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, लैंड को एक्वायर कर रही है, लेकिन किसके कहने पर, किसके रिप्रेजेंटेशन पर, अथॉरिटी के कहने पर। आप अगर जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है 2013 वो भी पूछा जाएगा, उसके रूल्स के साथ यहाँ पे कंफ्यूजन में मत हो जाना। यहाँ पे लैंड एक्वायर कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, किसके कहने पर, अथॉरिटी के कहने पर। ठीक है, लैंड में बी एक्वायर्ड इफ land may be acquired if required for function, duties, power, projects, schemes और development programs of authority। ठीक है, तो इन सब कामों के लिए क्या है, लैंड को एक्वायर किया जा सकता है। एक्विजिशन कैन बी मेड फॉर एनी लैंड सिचुएटेड इन जयपुर रीजन, बिल्कुल बात है, जयपुर रीजन को डेवलप कर रहे हो, जयपुर रीजन की डेवलपमेंट के लिए लैंड एक्वायर कर रहे हो, तो फिर लैंड भी तो जयपुर रीजन की होनी चाहिए। तो जयपुर क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। लैंड एक्विजिशन इज डन बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो लैंड एक्वायर कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, फिर पर्पस ऑफ एक्विजिशन मस्ट बी कनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ अथॉरिटी, जो एक्वायर करा जा रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, प्राधिकरण के उद्देश्य एवं कार्यों से संबंधित होना चाहिए। ट्रैप देखिए सेक्शन 45 में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो लैंड को एक्वायर कर रही है। ठीक है, कौन इनिशिएट कर रहा है एक्विजिशन प्रपोजल, अथॉरिटी इनिशिएट कर रही है। ठीक है, इनिशिएट कौन कर रहा है, अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद और लैंड को एक्वायर कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। पर्पस क्या है, ये सारे एरिया कहाँ पे होना चाहिए, मतलब कहाँ से आप लैंड को एक्वायर कर सकते हैं, वो एरिया जयपुर रीजन में ही होना चाहिए। अथॉरिटी ने रिकमेंड किया, स्टेट गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, ये 1 लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या अथॉरिटी ने क्या क्या रिकमेंड किया, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ने एक्वायर किया। सेक्शन 45 में देखो, सेक्शन 35 और 45 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 99, बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट हैज नो जुरिडिक्शन इन मैटर टू बी डिसाइडेड अंडर दिस एक्ट। अधिनियम के अंतर्गत निर्णय योग्य मामलों में सिविल न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, याद रखो, जो भी मैटर है जिसको डिसाइड करेगी अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जेडीसी, फंक्शनल बोर्ड, ट्रिब्यूनल, स्टेट गवर्नमेंट, इट कैन नॉट बी टेकन बिफोर सिविल कोर्ट। ठीक है, तो आप सिविल कोर्ट के सामने सारे मामले नहीं लेके जा सकते अगर पावर इन सबको मिली है। ठीक है, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन पास अंडर द एक्ट आर फाइनल, जैसे हमने बताया था ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया, फाइनल था, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर पास करी थी, फाइनल था, तो ये सारे फाइनल है। ठीक है,
ऑर्डर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी कैन नॉट बी चैलेंज इन अ सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग। जो राज्य सरकार और प्राधिकरण इनके आदेशों को किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक्सेप्शन अप्लाई ओनली वेयर द एक्ट स्पेसिफिकली प्रोवाइड अदरवाइज। ठीक है, हाँ, अगर अपवाद है तो केवल वही होगा, अपवाद केवल वही होगा जब अधिनियम में विशेष रूप से प्रावधान है। अगर एक्ट अलाउ कर रहा है तब तो बात अलग है। तो सेक्शन 99 क्या बोल रहा है? बार ऑफ सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन। ठीक है, तो सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन बार है। फाइनल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसा भी एक्ट में बताया वैसा। ऑर्डर चैलेंजेबल होगी क्या सिविल कोर्ट में? बिल्कुल नहीं होंगे, एक्सेप्शन अगर दी गई है तो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये एक तरीके से रैपिड रिवीजन बोल सकते हैं हम इंपॉर्टेंट केसेस का, कैसा लगा? बताइए, बिना किसी ब्रेक के, ठीक है, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना टाइम वेस्ट किए, हमने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में अपना जेडीए को बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था बहुत ही अच्छे से समझा, क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझा, सिंप्लीफाई तरीके से समझा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली जितनी भी वैकेंसीज होंगी, उनसे रिलेटेड जितने भी एक्ट्स होंगे, मैं उनको इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगी और ये मेक श्योर करूंगी कि आपको हर एक चीज पर बहुत अच्छी तरीके से कमांड आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।